नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है और जिससे अंतस स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी। मेरे इन पूरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन पूरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे पूरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा में बसिए, हमारे ज़हन में बसिए कि हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, हम जो भी बोलें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में, दिलों से निकले और दिलों को छू जाए। एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं, ऐसी युगल शख्सियत से, जिनके घर की दीवारों से जब शब्द बहने लगे तो वो अपने आप कविता, गीत, गजल, मुक्तक, छंद, सवैया न जाने कितने रूप उन्होंने धारण किए और अपने आप ही वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि आज भी उनका नाम पूरी श्रद्धा के साथ लिया जाता है, पूरी स्मृति के साथ लिया जाता है। उनके नाम आते ही बहुत से मस्तक अपने आप झुक जाते हैं। उन्हीं के संस्कारों से फलीभूत हुए, उन्हीं के संस्कारों में पले बढ़े, उनके आदरणीय कुंवर बेचैन जी के सुपुत्र प्रगीत कुंवर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आप इस समय ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित हैं और आप ही के साथ आपकी पत्नी, जिसे कि कहते हैं अर्धांगिनी, सही मायनों में मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने भी इस अभी हम बातचीत में जानेंगे कि पहले उनके घर का माहौल कैसा था, मैं नहीं जानती अभी। आपके घर का माहौल तो मैं जानती हूँ। तो इसलिए कह सकती हूँ कि आपने आकर उसी तरीके से उस घर के माहौल में आप रच-बस गई और उसको अपना लिया और बल्कि मैं ये कहूँगी कि और भी ज़्यादा आप इसमें इतनी अच्छे तरीके से आप इसमें रची कि आपने उनकी पत्रिकाओं का भी संपादन शुरू किया और ना जाने कितनी पुस्तकें आपकी आई और बहुत सी हर विधा में आपने अपनी बात कही और हाइकू में तो आपने महारत हासिल की और साथ ही साथ एक दो और विधाएँ भी मैंने आपकी पढ़ी हैं अभी, तो उसके बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे भावना जी बातचीत के इस दौर में। तो चलिए आपसे के बीच में से हटती हूँ और एक बार फिर से आदरणीय डॉक्टर भावना जी का और प्रदीप कुंवर जी का इस खूबसूरत से मंच पर मैं बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपको धन्यवाद हाथ आपका आपका भी आभार हमें आमंत्रित करने के लिए और मंच को भी हमारी प्रणाम खुशी करते से। हैं। धन्यवाद जी। तो हमारे बीच में काफ़ी लोग अभी से जुड़ चुके हैं, एक बार मैं आपका नाम लेती हूँ, उसके बाद हम आगे बाद में की बातों के बाद हम आपको पढ़ेंगे। धर्मेंद्र नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पथगामिनी मंच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ लोग, उनके सभी जो सदस्य हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मृत्युंजय कुमार भाई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को प्रगीत जी से ही शुरू करती हूँ। प्रगीत जी आपने बीकॉम किया, लेकिन बीकॉम से पहले जिस तरह से आपके घर का माहौल था कविता, गीत और साहित्य से रचा-बसा हुआ, तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरह का माहौल देखकर कई बच्चे तो बहुत प्रसन्न होते हैं और उसी में रच-बस जाते हैं। आप कितने बहन-भाई थे और क्या आप सभी का इंटरेस्ट आपके पिता के उस क्षेत्र में बचपन से ही था या समय के साथ रहते-रहते वो जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हुआ? जी, सबसे पहले प्रणाम करता हूँ सभी सुनने वालों को और सीधा सीधा उसी प्रश्न के उत्तर पर आता हूँ। तो जी जरूर, परिवार में हम 4 लोग थे, मम्मी पापा जी और बड़ी बहन और मैं। और क्योंकि जब आँख खोली तभी से पापा जी का साहित्य जो यात्रा चल रही थी वो तो उनकी 16 वर्ष की उम्र से शुरू हो गई थी। तो जब तक हमने आंखें खोली तब तक एक वो अलग मुकाम पर थे। उस समय वो नवगीतकार के रूप में और श्रृंगार गीत अरे के गीतकार रूप में वो काफी प्रसिद्ध थे। गजलें कहनी शुरू की थी उन्होंने, लेकिन तब गीत और श्रृंगार का ज्यादा एक माहौल था मंचों पर भी और पत्र पत्रिकाओं में भी। तो बिल्कुल, घर में जब देखा तो शुरुआत से हमें वो चीज सुनने में कानों में आती रही। फिर पापा जी के जो साथ जितने भी उस समय के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनका भी घर पर आना जाना था। तो उनके साथ भी जब बातचीतें होती थी तो एक संस्कार उस समय ऐसे हुआ करते थे कि जब परिवार में कोई आते हैं तो हम बोलते भी उन्हें चाचा जी, ताऊ जी, बाबा जी इस नाम से संबोधित जी, करते जी। थे, चरण स्पर्श करते थे। और उन सब की बातें जब हम सुनते थे तो उनकी बातों में कविताएं ना हो ऐसा हो नहीं सकता था।
तो कविता वहां जी से जी जन्मी और धीरे 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 उस तरफ बढ़ना भी शुरू किया। तो मैंने भी जब मैं 9 वर्ष का था तो तुकांत करने शुरू कर दिए थे। और यही अरे वाह कारण है कि पापा जी का जो एक गजल संग्रह आया था शामियाने कांच के, उन्होंने उस भूमिका में भी जी जिक्र किया था कि हाँ प्रगीत लिखने लगे हैं हमारे बेटे। और उन्होंने मेरा शेर भी उसमें इंगित किया था अपनी ओके भूमिका में। वेरी गुड मैं शेर सुनाता हूँ आपको कि ये जो आवाज मेरे कानों में टकराती है, ये जो आवाज हाँ मेरे कानों में टकराती है, ये किसी और के घर जाने से घबराती है, ये क्या किसी बात और के घर जाने से घबराती है। बहुत तो ये बस खूबसूरत एक थे तुकांत बहुत था, छोटी मुझे उम्र भी से उसका सही बात सही सही अर्थ नहीं पता था, लेकिन पापा जी ने कहा नहीं नहीं और लिखो, तो उन्होंने प्रोत्साहित किया। आगे आगे लिखना शुरू हुआ। लेकिन होता है जब पढ़ाई का एक समय आता है, जब आप हाई स्कूल में आ जाते हैं और पढ़ाई की थोड़ी सी, पेरेंट्स को भी ये होता है कि पहले कैरियर बने, तो पापा जी का कहना भी यही रहा कि हाँ तुम इस चीज में भी जुड़े रहो, लेकिन पढ़ाई तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सपना करेक्ट था माँ बाप का कि भाई तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है बड़े होके। उस समय तक हमें मतलब नहीं पता था चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होते हैं। भाई ये था कि मम्मी अच्छा पापा जी ये बनाना चाहते हैं, तो उस तरफ फिर हम्म, बढ़ना शुरू हुए। लेकिन हाँ अपनी जो एक डायरी थी वो जरूर अपने साथ रहती थी, क्योंकि हुआ क्या, जब लिखना शुरू करा 9-10 वर्ष की उम्र में, और उसके बाद कुछ कार्यक्रमों में पापा जी के साथ जैसे गोष्ठियां होती थी गाजियाबाद शहर में, जी तो जी उसमें जाना जी आना रहता था। पापा जी का मंचों पर ज्यादा जाना आना शुरू हो गया, तो अब अक्सर लोग ये कहते थे भाई डॉक्टर साहब तो नहीं है प्रगीत, तुम आ जाओ। तो साइकिल उठाई चले अच्छा जाते थे, हम छोटे थे। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, लगने लगा कि पढ़ाई का समय कब निकलेगा, ये चिंता खुद भी हुई। और मम्मी वगैरह का भी कहना यही था कि भाई ऐसा है, रोज रोज यदि ऐसे जाने लगोगे तो पढ़ोगे कैसे। लगा ये भी सही है। फिर कुछ जगह जाकर कुछ पीछे से कानों में इस तरह के संकेत या कुछ बातें सुनाई दी कि अच्छा, कुछ यदि अच्छा लिख गए, हाँ पापा से लिखवा हम्म, लिया होगा, हाँ पापा का होगा। तो फिर कहीं ना कहीं मन में ये हम्म, लगा कि ऐसा तो हम कुछ तो पापा कहेंगे के भी तो नाम से अक्सर जोड़ा जा वो रहा है होगा। तो मन में कुछ पापा जी से शंका रही, तो पापा जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे थोड़ा लगता है, ये तो एक गर्व की बात है कि हम आपके पुत्र हैं कुछ है, लेकिन ये जी चीज सुन के ये लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो जाता है। बोले नहीं, जो तुम्हारे गलत वाले शेर हैं वो तो सब कोई नहीं कहेगा, लेकिन हाँ, यदि तुम हम्म, गलती से कुछ अच्छा लिख जाओगे तो ये तुम्हारे साथ जरूर ये चीज जुड़ी रहेगी, सही लेकिन बात ठीक है अभी तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और साथ में जो भी डायरी है वो अपना लिखते रहो। तो इस तरह से फिर ग्रेजुएशन किया बीकॉम के बाद, क्योंकि पापा जी भी कॉमर्स के ही छात्र थे, तो उनका मन था कि उसी क्षेत्र में मेरे को आगे लेकर जाने का। बस फिर जब सब चीजें लिखी रहती थी, केवल जो श्रोता या पाठक होते थे वो भावना हो गई या पापा जी हो गए, उनसे शेयर होता था। फेसबुक वगैरह हम्म, आना शुरू हुआ तो पापा जी ने, भावना ने पुश करना शुरू करा कि अब आप जो भी लिखते हो क्यों नहीं आप थोड़ा सा इस पर भी लाओ। तो उससे पहले जो डायरी आपने छिपा के रखी थी उनको मैंने एक ब्लॉग बनाया था, हाँ एक पापा जी का अच्छा बनाया ये था। लिख लिख के छुपा इसलिए के रखा करती थी वो अरे वो तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई थी कि मैंने एक ब्लॉग पापा जी का बनाया, एक अपना बनाया और एक लीलावती बंसल जी हैं, जी आंटी अम्मा जी 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 कहते जी थे, उनका बनाया। तो मैंने क्या किया कि अब हम्म प्रगीत की डायरी मेरे हाथ में थी तो उसमें से गजलें उठा के मैंने उस ब्लॉग पे डाल दी, तो हमें इन्होंने जी सुनाया कि ये मेरी अपनी हम्म चीजें हैं, इनको आप पब्लिशाइज नहीं कर सकते। तो हम्म पापा जी को भी हम्म पता चला कि लिखते हो तो क्यों नहीं, तो फिर वो भी पीछे पड़ गए और हम भी इनके पीछे पड़ गए कि ये छिपी हम्म, हुई चीजें नहीं है, ये तो एक बड़ी बात है कि आप लिखते हैं और उसको क्यों नहीं बाहर आना बेशक चाहिए। इस तरह से आया तो हम्म इनको जबरदस्ती या कहना चाहिए ये पुश ये करके बहुत बाहर अच्छी चीज निकाला थी गया। कि आपने इनको मोटिवेट किया। तभी मैंने शुरुआत में यही बोला, ये मुझे आपके व्यक्तित्व, आप दोनों के व्यक्तित्व को देख के लगता था कि इस साइड में आपने इन्हें ज्यादा पुश किया। ठीक है उनके अंदर वो जीन्स थे, कहते हैं कई बार कि जीन्स ज्यादा जोर डालते हैं या माहौल, किसी बच्चे के लेकिन ऊपर जीन्स का ज्यादा इफेक्ट होता है या माहौल का। पर आपके जी केस में तो दोनों बातें थी ना, तो आपको जीन्स भी वैसे मिले और माहौल भी वैसा मिला, और उसके बाद आपका पार्टनर भी वैसा हो गया, तो ये चीज तो फिर आगे आनी और चाहिए, ये बल्कि चीज पापा लाजमी जी थी। भी बहुत गर्व करते थे इस चीज पर, क्योंकि जो मेरा लेखन था वो तो था ही, लेकिन जब भावना ने लिखना तो पहले से ही शुरू किया हुआ था, लेकिन जब उनकी 26 पुस्तकें आ गई और सब चीजें हो रही थी, तो पापा जी हमेशा ये कहते थे कि चलो मेरी लेगेसी, मेरी परंपरा को कोई आगे ले जाने के लिए मेरी पुत्र वधू है। तो अक्सर कवि लोगों से वो अपने मित्रगणों से बातचीत करते थे, तो जब
उन लोगों से हमें पता चलता था कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, भावना की पुस्तक हमें दी है पढ़ने के लिए जो है, और इतना कुछ भावना लिख रहे हैं। तो उन्हें खुशी है इस बात की कि चलो अलग ही प्रगति प्राउड तुम तो होता है। लिख ही रहे हो, लेकिन भावना तो और भी कई ये गुना बड़ी बात ज्यादा है। प्रकाशित तो भी हो रहे हैं भावना ये जी, वो। आपके घर में भी कोई ऐसा माहौल था या आप ही थे जी, ऐसे साहित्य में, आपको कुछ अलग से प्यार था? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करती हूँ जो भी साथ जुड़े हैं, और आपका आभार व्यक्त करती हूँ, और मंजू जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए। और जैसे कि आपने पूछा कि माहौल मेरे घर में पूरा साहित्यिक था, और मेरे को जैसे कि मैं बताऊं कि मेरे फादर जो हैं वो भी जैसे कि आप मेरा परिचय देख भी रहे होंगे, हिंदी संस्कृत से जी, मैंने एमए किया है एंड देन पीएचडी हिंदी गजल में की है। जी, वो तो मैंने मेरी फैमिली में अगर आप गिनने बैठेंगे तो कम से कम आपको 6-7 लोग ऐसे मिलेंगे जो मेरे हुँ, सिस्टर्स वगैरह, मेरी सिस्टर जो है वो भी पीएचडी संस्कृत से है, मैं हिंदी से हूँ। मेरे पापा अरे वाह! क्या बात रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, तो मेरे घर में जो है। साहित्यिक माहौल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी ने एमए हिंदी संस्कृत कर लिया है तो कोई हिंदी के कवि कवित्री हैं तो हमने छोड़े नहीं होंगे, चाहे वो मीरा जी हों, बेशक, कबीरदास जी हों, या कुछ भी हैं। तो और पापा को लिखने का भी शौक था, तो वो लिखा करते थे। कुंडलियाँ पापा ज़्यादा लिखते थे मेरे फादर जी, जो है, उनकी पुस्तक भी आई है। तो वो सुनाते रहते थे और हम बस सुनते थे उन चीज़ों को, और पढ़ा तो है ही क्योंकि साहित्य से जुड़ाव पापा जी का रहा, और उसके साथ-साथ हम सारे ही बहन-भाइयों का, भाई तो मेरे अलग निकले हैं, अकाउंट्स में गए हैं, लेकिन हम दोनों अच्छा, बहनें और मेरी कज़िन्स सब हिंदी संस्कृत से जुड़े हुए हैं। तो वो माहौल मिलता गया इस तरह से कि साहित्यिक परिवार हुआ। और फिर ऐसे ही होता है कि जब आप वही सब्जेक्ट लिए हुए हैं, तो जैसे पत्रिकाएँ निकलती हैं स्कूल में, तो वो तो सबसे पहले पूछेंगे कि आपके तो फादर इस लाइन में है, तो आप हुँ, लिखते भी हुँ, होंगे। तो वहाँ से फिर वो कविताएँ शुरू होती हैं कि पत्रिका में एक कविता दी गई, और फिर जब हम टीन एज में आते हैं, तो फिर हम वो कविता लिखते-लिखते हम शेरो-शायरी भी करने लगते हैं। हमें उसका जी, ज्ञान नहीं जी, होता है कि क्या क्या गज़ल होती है या उसकी क्या हुँ, बहर होती है, लेकिन हम सारे ही लोग शेरो-शायरी करते हैं, चाहे वो उल्टी-सीधी में। तो इस तरह से छोटी-छोटी कविताएँ उस टाइम पे बननी शुरू हुई, और जैसे-जैसे आगे पढ़ाई बढ़ती गई, ज्ञान होता गया, तो कविताओं की तरफ रुझान होता चला गया। तो फिर उसके बाद जैसे कि कवि सम्मेलन सुनने का मुझे और पापा जी को, मेरे फादर को शौक बहुत शौक था। जी, साथ में बैठ के हम सुना करते थे। तो पापा जी जो मेरे फादर इन लॉ रहे हैं, तो उनको भी सुनते थे, और जब हमारी मुलाकात हुई तो फिर वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, तो और जुड़ाव होता चला जी, ही जी। दोनों परिवारों में। तो बस इस तरह से ही ये यात्रा चल रही है। बहुत अच्छी बात है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक जैसे टेस्ट के पहले तो पार्टनर मिले, और फिर पार्टनर तो चलो कई बार मिल भी जाते हैं, और ना जी, भी मिले तो अपने आप को एक-दूसरे के अनुसार ढाल लेते, एक-दूसरे के टेस्ट को अपना टेस्ट बना लेते हैं। और जी, उसके बाद परिवारों का टेस्ट भी मिल जाना और वो भी एक जैसा हो जाना, ये जी, और भी खूबसूरत बात होती है। ये आपके केस में बहुत बहुत अच्छा। अच्छी जी, बात रही है। और जी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कम से कम 10-15 लोग हमारे साथ हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी, ऑस्ट्रेलिया से पधारे अतिथि साहित्यकार आदरणीय प्रदीप जी और डॉक्टर भावना जी का हार्दिक स्वागत और वंदन है। प्रीतंजय जी, आप दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। जी और प्रणाम। वो डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब को भी सादर प्रणाम सभी लोग कर रहे हैं। इसके साथ-साथ ही तिलकेंद्र अरोड़ा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज तथा राज जी अद्भुत कह रहे हैं और कह रहे हैं जी कि आप प्रणाम दादा। दोनों का व्यक्तित्व बहुत सरल है, और वो आप दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी बहुत, बहुत। बड़े हैं जी, हमारे से। हमेशा स्नेह रहा है। हमारी सबसे आदरणीय एवं चहेती जुगल जोड़ी, दोनों का व्यक्तित्व कमाल का है। और एक और बात है कि एक संत के पुत्र हैं, ये पुत्र और पुत्रवधू। तो ये बहुत अच्छी ईश्वर बात का आपने आशीर्वाद। कही है, और ये बड़ी बात है कि अगर एक इंसान के जाने के बाद उसको इस रूप में याद किया जाए कि कोई उसको संत कहे या कोई उनको एक राष्ट्रकवि कहे, या मतलब देश के लिए शहीद होना या अपनी जान देना ही तो सिर्फ देशभक्ति नहीं है। तो ये भी जी, अपने आप में एक बड़ी बात है। मैंने पापा जी के बारे में, आपके पापा जी के बारे में सुना कि जब कोई अच्छी गज़ल कहता था या कोई अच्छा गीत कहता था या कोई अच्छा शेर कहता था, तो वो अपनी जेब से निकाल कर उन्हें कुछ इनाम दिया करते थे, जो भी उनकी उस टाइम उन्हें लगता था। तो जी, इस बात में कितनी सच्चाई है और ये किस तरह से होता था? बड़ी खूबसूरत बात लगी ये मुझे। जी, जी, बिल्कुल ऐसा था कि एक तो पापा जी के कुछ नियम थे जो उन्होंने शुरुआती तौर पर अपने रखे हुए थे। जैसे कि एक आप शायद जानते होंगे कि जब भी कभी कोई उन्हें कोई पुस्तक भेंट करते थे, कोई भी जी, कवि हो, ये कुछ भी भी बात हो, तो उस आपने पुस्तक को वो ग्रहण तो करते थे भेंट को, लेकिन बदले में उसकी राशि ज़रूर देते थे।
और अक्सर लोग तो जो उनसे बड़े आपका थे। पर्सनल क्या राय है? वो तो चलो उन्होंने भेंट की। जी मैं भी कई बार ऐसा सोचती हूँ कि हम लोग पुस्तक लिखते हैं हम, और जी अक्सर ये हमारे हमारे अब के केसेस में ये होने लगा है कि हम उन पुस्तकों को यूं ही मतलब इधर-उधर सबको हम बाँटते फिरते हैं, खुद ही लिखते जी हैं, खुद ही छपवाते हैं, खुद ही बाँटते जी हैं। बातें भेंट हैं। तो ये क्योंकि लिखने वाले भी हम हैं और पढ़ने वाले भी हमारे जैसे ही लोग हैं। तो जी क्या आपको नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें एक-दूसरे की पुस्तक ज़रूर खरीदनी चाहिए। हाँ, हम नहीं उनका खरीद के कहना ये पढ़ेंगे था। तो और कौन खरीदेगा? जी जी बिल्कुल सही बात क्योंकि है। आप जानते ही होंगे, एक समय ये था, उस समय इतनी तकनीक विकसित नहीं थी। हर चीज़, हुँ, जो एक पुस्तक छपना एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ करता था, और बेशक, कितनी बार बेशक। उसमें प्रूफ रीडिंग्स होती थी, और हाथ से हमने देखा है बचपन में जब जाते थे हम पापा जी के साथ प्रेस में, तो एक-एक वो अक्षर उठा के रखे जाते हैं, किस तरह से वो पूरा वो बनता हाँ था जी, देखा है। साँचा, और तब वो छपता था। तो इतनी मेहनत, इतने लोग उसमें जुड़े हुए होते थे, और यदि कोई लेखक अपनी पुस्तक का स्वप्न देखे कि भाई पुस्तक छपवानी है, तो यदि आज वो देखेंगे तो वर्षों में जाके वो सपना पूरा होता था। तो वो सारी जी, चीजें, उस चीज से वो भी गुजरे हुए थे, तो उन्हें मालूम था कि इसके पीछे लेखक की और कितने लोगों की मेहनत है। तो उनका सिर्फ ये होता था कि अपने अपने ही सेविंग से किसी ने ये चीज यदि पब्लिश की है, तो उसका कुछ हिस्सा तो उन तक जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें प्रोत्साहन मिले और आगे वो और दोबारा दूसरी पुस्तक का भी सोचें। तो और ये अच्छा, तो अच्छी जी, सोच रही वैसे हाँ, ये। बहुत होना अच्छा था, और चाहिए, वो जैसे कि अभी आगे तक सोनिका उनका। जी ने अभी कहा, सोनिया जी ने, हुँ, कि हमें बहुत कुछ बहुत अच्छी बात। पुस्तकें तो ज़रूर पढ़नी जी। चाहिए। बिल्कुल उसके सही बाद बात हाँ, फिर है। नहीं ऐसे ही होता था कि जब घर में हमारे मतलब कुछ नए लेखक जो लेखनी लेकर और सीखने के लिए, या कुछ पापा जी के पास आते थे पूछने के लिए कि भई आप हमें गाइड कीजिएगा कुछ, तो उन्हें भी प्रोत्साहित करना पापा जी का एक अलग वो रहता था कि जब भी वो कुछ कहते थे और कुछ भी अच्छा कहा, तो फ़ौरन वो अपना नोट निकालते थे जेब से, जो उनकी हमेशा पॉकेट में रहते थे, और अंत तक उन्होंने दोनों हाथों से दिया। और वो क्या चीज़ बात ऐसी होती थी कि अक्सर वो लोग कहते थे, अच्छा नहीं आप दे ही रहे हैं, तो इस पर अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा, तो पापा जी सिग्नेचर करते थे, और वो हमेशा लोगों ने बहुत अपनी एक अमूल्य बड़े निधि की तरह सम्मान से, संभाल कर रखा संभाल है। के रखा है। बहुत तो बहुत ये बड़ी बात है, बड़ी जी, खूबसूरत बात है ये ये। जो हमेशा हम हमारे हमें शिक्षा भी देती हैं, हमारी मेमोरी में भी रहती हैं, और जी। हाँ, हम नतमस्तक भी होते हैं ऐसी बातों के लिए। बात है। भावना जी। जी, आपकी वन लेस गॉड एक जी। मतलब क्या है ये? कैसा अनुवाद किया आपने, या ये फ़िल्म हिंदी आपने इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद किया या हिंदी से इंग्लिश में? क्या ये था इसके ऐसे था बारे कि में दर्शकों को कुछ जी, बताएँ? जी। तो ये फ़िल्म जो है यहाँ पर बनी है ऑस्ट्रेलिया में, और यहीं के जो डायरेक्टर थे, यहीं के प्रोडक्शन से बनी है। जी, और आपको याद होगा जो मुंबई में जो अटैक हुआ था ताज ताज। पर, उसके ऊपर ये फ़िल्म बनाई गई है। तो मतलब इंडिया जी, में जी। जाके ये हुई है। तो उसमें काफ़ी डायलॉग हैं जो, क्योंकि जो आतंकवादी थे वो जो बोलते हैं वो हिंदी में बोलते हैं। बट क्योंकि फ़िल्म जी, पूरी इंग्लिश में बनी है तो उनको हिंदी डायलॉग बुलवाने हैं, उनको ट्रांसलेट मैंने किया है। इंग्लिश को हिंदी में अच्छा, ट्रांसलेट किया है उन वेरी डायलॉग्स गुड। को। ये काम ये और उसके बाद उन्हें एक्सेंट भी सिखाना पड़ा इन्हें, क्योंकि वो लोग हिंदी नहीं जानते थे। तो किस हाँ, तरह से जी, पूरे जी। डायलॉग की एक लाइन किस तरह से उन्हें याद मतलब रखनी है, और बहुत ही किस तरह से रिहर्सल होती बोलना है। थी, एक डायलॉग 3 1-1 हफ्ते टेक्स तक होते थे। चलता था। इसीलिए जब जब ये एक्सेंट सिखाना पड़े जब तो दिक्कत आएगी। हाँ, पहले तो जी, हिंदी आती नहीं है उनको बोलनी, जी, और जी। फिर हिंदी सिखाना, और फिर उसका एक्सेंट लाइक काफ़ी उसमें रहा है। लेकिन चलिए, कोई भी काम होता है तो अच्छा लगता है कि इस बहाने कोई काम हुआ है। और अब उसको मेरे ख़्याल से 50 से ऊपर अवार्ड मिले हैं उस फ़िल्म को। वो फ़िल्म काफ़ी बहुत वेरी अवार्ड सराही मिले क्या गई हैं, है। बहुत। जी, बहुत-बहुत बधाई आपको, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और उसमें तो भावना यही भी पर्दे पर नज़र आती हैं। उसमें हाँ, ये भावना। हाँ, मेरे लिए बड़े सरप्राइज़ की बात थी, क्योंकि मैं जाती थी वो डायलॉग सिखाने के लिए। जी, जैसे होली सीन चल रहे हैं और काफ़ी सीन होते, तो हम हमेशा साथ जुड़े होते थे, तो हम लोग वहाँ गए। और जैसे ही वो फ़िल्म मेरे ख़्याल से फर्स्ट डे था, उन्होंने सबको बुलाया, हुँ, चाहे मैं थी एज़ अ टीचर। और मेरे लिए भी बड़े सरप्राइज़ की बात थी, और हम सारे लोग गए, फैमिली के साथ गए। और जैसे ही वो फ़िल्म शुरू होती है, पूरे स्क्रीन पे जब आता है, मैं अपने आप को देख के मैं सरप्राइज़, ये हुँ, पूरी स्क्रीन पे मैं कहाँ से आ गई हूँ? मैं तो एक डायलॉग मतलब सिखाती थी और उसको ट्रांसलेट डायलॉग करती याद थी। करवाने वाली थी। तो जी, डायरेक्टर मेरे, जब हम बाहर निकले तो उन्होंने मुझे एकदम हग किया अच्छे से, और बोला कैसी लगी? मगर फ़िल्म तो बहुत अच्छी है, बट ये सरप्राइज़ क्या था? कि अरे, ये आपके लिए सरप्राइज़ था, इसलिए हमने आपको बताया नहीं था, कि पूरे हुँ। स्क्रीन पे आप अरे! देखते हैं फेस को। तो ये एक बड़ी बात थी उनकी, जो उन्होंने मुझे मतलब हाइड रखी।
बट ऑफ कोर्स अच्छा लगता है ये सब चीजें, जब आप कोई मेहनत करते हैं किसी भी तरह की और वो फिर सामने आती है, उसको लोग सराहते हैं, तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। अवार्ड मिलना तो अपने आप में बड़ी बात है। जी जी आपने टाका भी कहा, आपने हाइकू भी कहा, जी और एक आपका ये एक और संग्रह है, हाइकू सम्मान भी आपको मिला है, टाका भी आप कहते हैं, एक चौका संग्रह है आपका, हाँ जी, हाँ क्या जी। वर्ड है वो, जी, क्या है, चौका परिंदे कब लौटे, उसमें परिंदे मतलब कब क्या लौटे, है, चौका आपकी उस संग्रह। पुस्तक का जिक्र अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी। जी जी, बस तो मैं जैसे ये कि चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय कुंवर बेचैन जी को तो काफी लोग काफी कुछ जानते हैं, उन्हें पढ़ते भी रहते हैं, उन्हें सुनते भी हैं, और हम उनकी हर रोज चर्चा करते हैं। कुछ हम जी आपके बारे में भी जो नई बातें हैं वो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। जी, बिल्कुल। तो मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि जैसे अभी प्रगीत ने बोला था कि अगर वो कुछ भी लिखते थे, ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई बुक पब्लिश होने की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी टीनेजर में हम कुछ लिखते हैं, लिखते जाते हैं, चाहे पोएट्री है, चाहे शेर है, चाहे कुछ भी है। लेकिन थोड़ा बड़े होते हैं, तो फिर हम विधाओं की तरफ जाते हैं कि हमें किस विधा में काम करना है। तो मुझे गज़ल हम्म, शुरू से बहुत अच्छी लगती थी कि मैं पापा जी को भी सुनती थी, उनकी गज़लें अच्छी हम्म, लगती थी, गीत अच्छे लगते थे। तो जब बात पुस्तक छपने की आई, तो मैंने सोचा, प्रगीत की बात मेरे दिमाग में हमेशा घूमती थी। वो हमेशा मुझसे शेयर करते थे कि बचपन में जब मैं कुछ लिखता था, तो पीछे से लोग हम्म, ऐसे कहते थे, "अरे! बेचैन जी ने लिख दिया होगा। मतलब बच्चा इतना अच्छा कहाँ लिखेगा?" इस तरह के बोल वो हम्म, अक्सर कहते थे और मेरे कानों में रहते थे। तो मैंने सोचा कि अगर ये बात प्रगीत ने अगर सही है, जैसे पापा जी भी कहते थे कि ये विडंबना रहेगी कि लोग अच्छा लिखोगे तो हम्म। लगेगा बेचैन जी ने लिख दिया। तो फायदे भी मेरी है, बात नुकसान को भी है। नुकसान भी है और बड़े जो पिता खुशी के है वो पुत्र एक अलग होने के। चीज़ है, लेकिन हाँ, एक राइटर होने के नाते वो नुकसान भी है। वो मेरे ज़हन में बहुत बुरी तरह बैठी हुई थी। मैंने सोचा मैं कुछ भी लिखूँगी, अभी तक तो प्रगीत को कहते हैं, बोलेंगे हाँ, पुत्रवधू तो और ज़्यादा प्यारी होती है, बेचैन जी ने लिखा होगा और उनकी किताबें छप हम्म, गई। ये बात कैसे हम्म, ना हो, उसके लिए मैंने जापानी कविताओं पे रिसर्च किया, पढ़ा उनको, तो हाइकू से मैंने शुरुआत की थी। ये मेरी जी। पहली पुस्तक तारों की चून और हाइकू, फिर दूसरी पुस्तक भी धूप के खरगोश हाइकू। तो मैंने कहा जितनी भी जापानी विधाएँ हैं, मैं उन पे काम हम्म, करूँगी। तो कोई मुझे ये नहीं हम्म, कहेगा कि बेचैन जी ने लिखा होगा। ऐसे ऐसे हम्म, मैंने फिर ताका, ऐसे ही चोका, चोका की जो बात कर रही हूँ मैं, सैदो तो का मैंने हम्म। सेदोका मतलब जापानी जो भी रचनाएँ हैं, कविताएँ हैं, उन पे रिसर्च करके मैंने लिखना शुरू किया और मेरी सारी पुस्तकें शुरुआत की, वही सब हाइकू से शुरू हुई है। तो मेरे को ये सुनने अरे, को नहीं मिले। चोका भी ऐसी है जैसे हाइकू 5-7-5 वर्णों से होता है। मतलब और हाइकू और टाका तक तो मैंने भी लिखा है, लेकिन ये हाँ। अभी मैंने लिखा नहीं, इसलिए मैं मेरा भी हाँ, तो इंटरेस्ट हुआ कि चौका मैं में आपसे बस ऐसे पूछूं। होता है कि 5-7-5, 5-7-5 आप करते चले जाएँ, उसमें कोई ये हम्म, नियम नहीं होता कि कितने तक आप जाएँगे, जब तक आपकी अच्छा। बात खत्म नहीं होती तब तक आप चले जाएँ। ओ, मतलब 5-7-5, एक ही बात 5-7-5 को आपने उस 5-7-5 पे एंड कहते तक चले जाना। जी, जी। एंड तक जब ले जाएँगे, जो लास्ट की 2 पंक्तियाँ होती हैं, उसमें 7-7 होते हैं और वहाँ एंड होता है। तो बस ओ, चौका एक तरह से उसमें आपको बात कहने का ज़्यादा मौका मिलता है। तो मैंने जी, बहुत जी। सारी किसी इसमें एक एक ही टॉपिक पे आप पूरा लिख सकते हैं, इतना बिल्कुल, बड़ा है। हाँ, जैसे हाँ, अब वो मैं समझी। मतलब वो जी काफ़ी अच्छी विधा लगी, तो मैंने उसमें मैंने भी एक ऐसा लिखा था, पर मेरे को ये पता नहीं था कि ये चौका है। तो जैसे जी, एक नारी के ऊपर ही लिखा था कि भी वो शादीशुदा है, फिर वो उसका हस्बैंड गया तो वो विडो हो गई, और फिर जी, उसको किसी से प्यार हुआ तो फिर से उसके मन में फूल खिलने लगे, तो क्या उसको ये जी, हक नहीं है? तो ये मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट था, इसको जी, लेके मैंने तो ये लिख दिया कि हाइकू और ताका से खत्म। मतलब मैंने जी ऊपर उसका शीर्षक ये लिखा था, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, वो अभी भी होगा, बड़ी पुरानी जी, बात है। अपनी जी। खुद ही हाँ, सियाने काफ़ी बनते हैं ना अच्छी कि मतलब इसमें कहने को स्वतंत्रता मिल जाती है कि हम अपनी बात को जी, जैसे गज़ल में, गीत में ढालते हैं, ऐसे हम चौका में बात को कह सकते हैं अगर हमारी लंबी बात है तो। तो मेरा बहुत अच्छी इंटरेस्ट बात। रहा, धीरे-धीरे फिर वापस गज़ल और वो कहानी, कविताएँ वो तो फिर आगे बढ़ते चले गए। तो उस चीज़ को मुझे कोई ना कहे, इसलिए मैंने उस चीज़ को शुरुआत की, हाइकू से, और बहुत अब आप देख ही रहे बहुत हैं अच्छी जो बात, ये बहुत अच्छा रहा। इसी बहाने एक 2-4 और नई विधाओं में आपने अपना दिमाग घुमाया, मतलब जी, लगाया। देखो, स्टडी तो बिल्कुल। करनी पड़ती है किसी भी चीज़ में बिल्कुल, आगे बिल्कुल। आने तो के पापा लिए, जी किसी बड़ा चीज़ प्राउड को करते थे, सीखने। मेरे फादर इन लॉ बहुत प्राउड करते थे, कह रहे देखो भावना जापानी कविताओं को ही लिखती हैं और कितना अच्छा लिखती हैं। बहुत बहुत मुझे वो सारी चीज़ें बड़ी मिस करती हूँ, कुछ भी कोई नई पुस्तक आती है, मुझे पता है सबसे पहले पापा जी फ़ोन करके कहते थे कि यार इतनी इतनी बधाई देना और इतना आशीर्वाद, इतना प्यार उनकी तरफ से मिलता था, लगता अगली पुस्तक कब आ रही है? आज ही आई है तो वो अगली की तैयारी के लिए पूछ लेते थे।
पर चलिए ये वक्त कुछ ये ऐसा था। मोटिवेशन बहुत बड़ी बात है जो आपकी लाइफ में रहा, नहीं तो ये भी बहुत से बच्चों को नहीं मिलता है। प्रगीत जी, आपने कौन सी विधा में अपनी बात को कहना शुरू किया स्टार्टिंग में, और कौन सी आपकी पसंदीदा विधा रही है? जी, शुरुआती दौर से उसके साथ जैसे ही आप मैंने हमें कुछ बताया कि सुनाइएगा भी, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा सुनना भी चाह रहे हैं। जी, जिशैन जी। कुरैशी जी भी लगातार जुड़े हैं। मंजुला जी कह रही हैं, सबसे बड़ा संयोग है कि दोनों परिवार और आप लोगों की रुचि समान रही, ईश्वर की कृपा है। पूनम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं छत्तीसगढ़ से, आपका हम स्वागत करते हैं। राजदादा राज जी लगातार आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पूनम सिंह जी नमस्कार कर रही हैं मुझे, आपका भी बहुत-बहुत नमस्कार और शुक्रिया। हमारा भी और प्रणाम। जिशान कुरैशी जी, मंजुला श्रीवास्तव जी, मृत्युंजय जी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप रूपचंद्र जी आप बने रहिएगा, और अभी बहुत खूबसूरत सी बातें हमें और सुनने को मिलेंगी, और साथ ही साथ हम आप दोनों से कुछ ना कुछ सुनेंगे। जी जी, प्रदीप जी। ज़रूर। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो मैं 2-2 पंक्तियाँ लिखता था, तो शुरुआती दौर पे मैंने स्वतंत्र शेर ज़्यादा लिखे। फिर पापा जी से ही दोहा जो था उस विधा के बारे में कुछ सीखा, और उन्होंने कहा जो अपनी तुम 2 पंक्तियाँ लिखते हो, कोशिश करा करो कि उसे 13-11 में लाने की कोशिश हुँ, करो। तो हुँ, वो एक नया एक मतलब उत्साह जागा कि चलो एक और एक विधा पता चली है, तो चलो स्वतंत्र शेर। वो अक्सर कहते थे गजल पूरी लिखो, मैंने कहा गजल पूरी लिखने में फिर मेरी वो ओरिजिनलिटी नहीं रह पाती है पापा जी, क्योंकि जो एक थॉट आई वो थॉट मैंने 2 पंक्तियों में लिखी और वो थॉट खत्म। हुँ, तो उसके आगे तुकांत करने हैं, सब करने हैं। बोले नहीं, जब लिखते रहोगे सीखते जाओगे। लेकिन सबसे पहले जो है उन्होंने जब दोहे का मेरे को बताया, तो दोहे मैंने लिखने शुरू किए, फेसबुक पर डालने शुरू किए। और दोहों में भी यही होता था, पापा जी उसमें यदि कमेंट करते थे फेसबुक पर आकर के, हाँ बहुत अच्छा प्रगीत, तो समझ आ जाता हुँ, था कि ये सेलेक्ट हो गया। जिसमें उनका कमेंट नहीं हुँ, आता था, समझ आ जाता था कि ये अच्छा। रिजेक्ट हो गया। हाँ, हाँ, कुछ तो गड़बड़ सब है इसमें। इकट्ठे होते चले गए, और वो एक जगह सब कुछ हो गया। तो हम इंडिया साल में 2-3 बार जाया करते थे। तो जब इंडिया आने का हमारा प्रोग्राम था, तो पापा जी ने कहा इस बार अपना सब जितने भी दोहे हैं ना वो सब ले आना। मैंने कहा मैंने ऐसे करके वो 2 तरह से सॉर्ट किए हुए हैं, जो आपने आशीर्वाद दिया है वो एक तरफ है। बोले हाँ, जो मेरे आशीर्वाद वाले हैं वो ले आना। तो ले गए हम वहां पर। तो उन्होंने कहा प्रिंट करके पूरा लाना, और मेरे साथ, क्योंकि 1 महीने वहां अक्सर जब भी हम गए तो 1 महीने वहीं रहे घर पर, क्योंकि सारी चीजें इंतजार करती थी हमारा। पापा जी भी इंतजार करते थे, घर भी इंतजार करता था, रिपेयर होनी है, कुछ होना है। तो एक लिस्ट बनी रहती थी मेरे पास भी और पापा जी के पास भी, रोजाना बातचीतों अच्छा। में। तो उन्होंने कहा ठीक है लाओ। अब वो दोहे का मैंने वो दिया, बोले हाँ मैं पढ़ता हूँ। और उसके बाद भावना और पापा जी का पता नहीं पहले से क्या प्लान था, जो मुझे भी नहीं पता था। बोले ऐसा है, हुँ, अब वो हुँ, तुम्हारे दोहे इतने हो गए हैं, 800 दोहे के आसपास हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, और अब पुस्तक आपकी पुस्तक दोहे पर आएगी। छपेगी। तो तो यहाँ से दोहे पर ही अभी तक मेरी वैसे एक ही पुस्तक प्रकाशित हुई है, क्योंकि उसके हुँ, बाद भी पापा जी लगातार थे कि भाई अब गजलें तुम कहने लगे हो, तो गजलें सारी। उसमें भी मैं वही करता था, जिन गजलों पर फेसबुक पर उनका आ गया कमेंट, मतलब वो ओके है, नहीं आया तो वो साइड है। तो वो बोले कि जब जो एक तरह से वो बदकिस्मती से आखिरी ही मुलाकात रही 2019 में, जब हमारा भारत जाना हुआ, तो उन्होंने कहा कि अपनी वो पूरी गजलें लेकर आओ। तो मुझे मालूम चल गया था कि जैसे दोहे मंगाए थे ऐसी अब गजलें मंगाई जा रही हैं, तो चल रही कुछ है। ना कुछ भावना का और प्रगीत पापा को जी का पुश प्लान करना है। पड़ता था, हम दोनों बहुत पुश हाँ, करते थे। हाँ, पुश बाबा किया। जी नहीं, ये अभी भी ये पुश भी बड़ी करते हैं बात है कि कि आप दोनों मिलके इनको लेके चलते थे, नहीं तो कई बार उल्टा होता है, और घर के लोग बल्कि वो सोचते हैं कि जैसे आपकी इतनी पुस्तक हैं, आपकी कम हैं, तो वो उस तरह की भावना आपके जी, परिवार में नहीं थी। नहीं पुत्रवधू होने के बिल्कुल, बावजूद भी आप एक उनकी बड़ी प्रिय बेटी भी कह सकते हैं, हम दोस्त, कुछ भी, कोई भी रिश्ता, जी, रिश्ते जी, का कोई जी, नाम नहीं अलग, होता, जहाँ सच आपके बिल्कुल। बात है। मतलब विचार और मिलते हैं, तो वाइब्रेशंस मिलती हैं ना। जी, तो जी, जी, जहाँ आप हक भी दिखाते हैं, जहाँ आप लड़ भी सकते हैं, जहाँ आप प्यार बिल्कुल। भी कर सकते बहुत हैं, वो बहुत ही रिश्ता अलग आपका तरह का लाजवाब रिश्ता है। था। अलग रिश्ता था, दैट्स क्योंकि ट्रू। जब वो गजलें मैं लेकर गया, तो मुझे याद है रात को हम पहुंचे थे वहां। तो रात में 7-8 बजे के बाद ऑब्वियसली, क्योंकि वो फिर जेट लैग था, पापा बोले जाओ सो जाओ। और वो गजल का हुँ, वो लाए, वो मैंने कहा, मैंने उनको प्रिंट दे दिया। तो उसके बाद जब सुबह में उठा, तो उन्होंने क्या करा, उन गजलों में से करीब 40 गजलें उन्होंने अच्छा। रात में पढ़ के सब करेक्शन करके, और बोले कि ये मैंने पढ़ ली हैं, जहां जहां मुझे कुछ हुँ, लग रहा था कि कुछ गलतियां हैं, कुछ है, तो मैंने उसमें कुछ संशोधन किए हैं।
तो मैं उनसे बोला, मैंने कहा पापा ये आपने मंगाई थी, मुझे मालूम है आप गजल की पुस्तक का जरूर विचार बनाए हुए हैं, भावना में अब समझ चुका हूँ पहले एक्सपीरियंस से, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये 1 महीना जो है आप परेशान ना हो, एक तो अपने काम को होल्ड ना करें, और दूसरा ये समय मेरा है, तो अभी हम इस चीज के लिए नहीं करेंगे, ये मैं ले आया हूँ, आप अपने पास रखिए, और रखने के बाद जो है जब मैं चला जाऊंगा आप पढ़ते रहिएगा, आराम से अपना समय दीजिए, और बाद में आप मुझे फोटो खींच के भेजते रहना, क्योंकि इतना तो वो उनको तकनीक का ज्ञान था कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छा। भेजना है। बोले नहीं नहीं, वो रात में जब तुम रख गए थे मैं पढ़ता गया, टीवी चल रहा था, बस मेरा फ्लो बनता चला गया और मैंने 40 कर दी तुम्हारी, करीब वो 85 गजलें मैंने दी थी उनको। मैंने कहा तो अब आगे का आप मत करना 1 महीने तक, अब ये समय हमारा है और ये चीज साइड में रख दीजिए, ठीक है। जब 1 महीना पूरा हो गया और जिस दिन अगले दिन सुबह आना था, शाम को वो बोले कि ऐसा है भाई, मैंने तुम्हारी बाकी गजलें भी देख ली हैं और उसमें और करीब 15-20, मैंने कहा आपको मैंने मना किया था, आपने क्यों वो गजलें अपना समय उस पर वो दिया। बोले नहीं नहीं, मैं वो जब रखी हुई थी किनारे पर मेरे बेड साइड पे, तो मैंने देखा तो और 30-25 के आसपास और हो हाँ, गई हैं। उनके लिए तो एक एक उनका इंटरेस्ट भी तो था ना कि मेरे बेटे ने हाँ, क्या उनके लिखा, लिए आगे तो में देखो दूसरे, मेन एक बात तो सेकंड में वो भी वो थी। सजेशन देते थे और इतना सटीक देते थे, क्योंकि वही सटीक उनकी थे। वो थी कि जो संत कहे हाँ, जाते हैं, बरसों या की वो, साधना थी उनकी। हाँ उनकी साधना थी, तो उन्होंने वो कहा कि ऐसे ऐसे मैंने वो इतने और कर दी हैं, तो तुम एक काम करो, जितनी मैंने कर दी हैं उतने पेजेस अपने साथ ले जाओ, और बाकी जो बचे हैं वो मैं 15-20 जो बची हैं वो बाद में कर दूंगा। मैंने पहले तो नाराजगी दिखाई, आपने क्यों किया, लेकिन जब कर दिया है मैंने कहा ठीक है, अब आप, ये आपका स्नेह है बेटे के प्रति, तो ठीक है चलिए मैं ले जाता हूँ। तो वो देखना शुरू किया उन्होंने, और वो पूरा जो बंच था मेरा 85 पेजेस के आसपास का, वो उनके बेड पे अक्सर कागज फैले रहते थे, कभी जी। पत्रिका कभी कुछ, ये वो ढूंढने लगे, और उन्हें नहीं मिली वो, और वो परेशान। मैंने कहा नहीं आप परेशान मत होइएगा। बोले नहीं नहीं, मैं अभी देना चाहता हूं तुम्हें। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, मैं कल चला जाऊंगा, तो आप जब मिल जाएगी तो आप फोटो खींच कर भेज दीजिएगा। तो बड़ी मुश्किल से, लेकिन वो बड़े परेशान रहे सुबह तक, जब तक हम घर से निकले हैं उस समय तक बोले पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, किस मैगजीन के अंदर चली गई, क्या हुआ। मैंने कहा आप निश्चिंत रहिएगा, कोई बात नहीं, आराम से मिल जाएगी। और दुर्भाग्यवश दोबारा उनसे अच्छा। मिलना नहीं हुआ, और ना वो मेरे बाद में वो पेजेस ही हाथ आए, और वो सब चीजें जो थी वो सब कहीं दफन हो गई हैं। मेरे पास जरूर अपनी उनकी कॉपीज है, लेकिन दुख इस बात का है कि काश वो जो 40 उन्होंने गजलें अपने हाथ से करेक्ट की थी मेरी, काश वो मैं ले आता, उस समय जिद ना करता, तो जब पहले दिन ही उन्होंने कर दी थी तभी मैं फोटो खींच सकता था, ले लेता, लेकिन बस तो क्योंकि आपको पुश किया जाता है काम करने के लिए। आप नहीं, बुक के रूप में नहीं लाना, जो लिखते हैं वो बहुत है। अगर मतलब अगर अभी भी पब्लिश कराना चाहें तो इतना मैटर है इनके पास, लेकिन वो ही है कि अब मेरी टीम कमजोर हो गई है। पापा जी होते तो मैं अब यही सोच के कहती हूँ, अगर वो होते तो वो कहते हैं ना कि ये पुस्तक आनी चाहिए, तो अब आप भी हैं हमारे साथ, अब इनको हम दोनों मिलके पुश करेंगे, अब इनकी पुस्तक आनी चाहिए गजल के ऊपर। क्या ये कहते नहीं, हैं आप? बस बेशक हाँ? ये बेशक आनी जरूर है चाहिए। कि हाँ, जो उनका मैं तो आशीर्वाद खुद यही मिलता। चाहूंगी कि आप अब जब भी इंडिया आए तो आपकी अपनी पुस्तकें लेके आए, और हम लोग आपस में जरूर मिलेंगे, और आपके सम्मान में हम जरूर कोई ना कोई अरे ये तो कुछ ना कुछ स्नेह। प्लान करेंगे। तो जी ये हमारी दिली इच्छा है। डॉक्टर अमरिंदर वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ हर प्रोग्राम में जुड़ते हैं, जी, बहुत अच्छे हमारी भी गीतकार हैं, आपका प्रणाम। स्वागत करते हैं। कवि विजय जी कुमार उपाध्याय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, रूपचंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं आप जुड़े रहिएगा। पथिगामिनी के सभी मेंबर्स का, सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और आपका आप ही के मंच पर मैं स्वागत करती हूँ। पूनम सिंह जी आपका भी स्वागत है। जेशान कुरैशी जी आपका भी स्वागत है। और काफी नाम ऊपर स्क्रॉल हो जाते हैं, जब मैं बातचीत में व्यस्त हो जाती हूँ तो मैं जी नीचे जी, देखना हम भी। थोड़ा सा भूल जाती हूँ, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगी। मनोरंजन सहाय जी कह रहे हैं अब लेखक स्वयं लिखेगा और स्वयं पैसा देकर छपवाएगा, और उसे अपने मित्रों और परिचितों को प्रचार के ख्याल से बांटेगा, तो खरीदेगा कौन। आज पुस्तकों के ग्राहक हैं, पाठक नहीं हैं, और स्वयं को साहित्यिक रुचि का प्रदर्शन करने वाले होते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी प्रदीप जी, जिस तरह से आपने अपने घर का माहौल देखा उस समय के कवि सम्मेलन, जो आप अपने पापा जी के साथ जाकर देखते थे, जैसे आजकल काफी इस बारे में रूमर है, या काफी इस तरह से कहा जाता है कि जब कवि सम्मेलन होते थे तो उस समय होते थे, मतलब आपके पापा जी के समय के जो सच बात। जो आज होता है वो
कवि सम्मेलन उसको नाम भी देना पसंद नहीं करते हैं जो लोग हैं, जो आप उनके ज़माने के लोग हैं। तो आपने क्या जी, अंतर देखा उस समय के कवि जी, सम्मेलन और आज? क्योंकि आपने दोनों बिल्कुल। जनरेशन देखी। जी, बिल्कुल ठीक। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो हमारे भी पहले की जो अनुभव पापा जी के मुख से हम सुनते रहते थे सम्मेलन और मंच के बारे में, और जैसा आपने खुद अपनी आँखों से भी देखा और अब भी देख रहे हैं। तो शुरुआत मैं करता हूँ पापा जी के अनुभव से, जब वो 16-17 वर्ष के थे। उस समय से, जब उस समय मंच हुआ करते थे, उन मंचों में जी, कवि जो थे उनको पारिश्रमिक कुछ नहीं होता था। उनकी खुद इच्छा होती थी कि कहीं यदि कोई कार्यक्रम है, तो वो लोगों का एक निमंत्रण मात्र से वो वहाँ पहुँचते थे और वहाँ हुँ, वो सुनते थे। तो पापा जी, क्योंकि चंदौसी एक मुरादाबाद के पास नगर का नाम है, जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, तो वहाँ भी साहित्यिक माहौल बहुत अच्छा था, क्योंकि जहाँ वहाँ एक डिग्री कॉलेज है, एसएम डिग्री कॉलेज, जहाँ से पापा जी ने भी हुँ, किया था। दुष्यंत कुमार जी भी वहीं से पढ़े हुए थे। काफ़ी बड़े-बड़े साहित्यकार उस कॉलेज से निकले हैं। तो उस कॉलेज में प्रोग्राम्स होते थे, कवि सम्मेलन होते थे, तो उसमें पापा जी का जाना-आना हुआ और वहीं पर उनके ही अध्यापक जो थे, जो प्रोफ़ेसर थे हिंदी के, उन्होंने पापा जी को पुश किया कि भई आप लिखते हो तो आप यहाँ आओ। तो उस समय पापा जी ने बच्चन जी के साथ और उस समय के जितने भी बड़े-बड़े जो जो आज हम पढ़ते हैं पुस्तकों में, उन लोगों के साथ मंच पर एक बालक के रूप में उन्होंने शुरुआत की। तो वो बताते थे कि बहुत उस अच्छा। समय जो एक एक सुखद अनुभव होता था, सुनने वाले भी बहुत बुद्धिजीवी लोग होते थे हाँ, और सुनाने वाले भी बहुत एक सलीके से, शालीनता से, सब कुछ एक साहित्यिक माहौल रहा करता था। धीरे-धीरे जो है, जब तक आगे का समय आया, कवि सम्मेलनों में ग्लैमर जुड़ना शुरू हो गया। मुझे याद आता है इस बात पर एक किस्सा कि एक पापा जी से मिलने के लिए काफ़ी लोग आते थे कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ। तो एक बार एक टीनेजर ही थे कोई कॉलेज के, और वो आए। पापा जी की आदत थी हमेशा स्वागत करना, कोई भी आया उम्र में, चाहे छोटे हों, बड़े हों, तो उन्होंने स्वागत किया। वो बोले कि ऐसे गुरुजी प्रणाम। और पापा जी बोले, हाँ, आप बताएँ कैसे, आप क्यों मिलना चाहते थे, कैसे आना हुआ? कि ऐसा है गुरुजी, मैं जो है कवि बनना चाहता हूँ। तो हुँ, पापा जी ने थोड़ा ध्यान दिया उनके चेहरे पर, फिर बोले, नहीं मैं समझा नहीं, कवि बनना चाहता हूँ या आप कविता लिखते हुँ, हैं? बोले, नहीं मुझे कुछ नहीं आता, लिखना नहीं आता, अच्छा, कुछ लिखना नहीं है, लेकिन मैं कवि बनना चाहता हूँ। मिलना तो पापा चाहता जी हूँ। बोले, ये हाँ, कोई ऐसा तो है नहीं कोई सब्जेक्ट है कि आप उसका ट्यूशन लेंगे और मैं आपको पढ़ा दूँगा। आप हुँ, पहले कुछ 4 पंक्तियाँ लिख के लाएँगे, तब मैं आपको सिखाऊँगा, लेकिन आपके अंदर एक वो भी तो होनी चाहिए ना, इच्छा लिखने की। बोले, नहीं वो हुँ, सब तो मैं नहीं जानता। तो पापा जी ने कहा, फिर आप क्यों बनना चाहते हैं कवि? आपको कवि बनने से क्या हुँ, मतलब, क्या चीज़ आपको हाँ, इंस्पायर कर रही है? तो वो कहते हैं कि ऐसा है, एक तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो नाम होता है, यदि आप मंचों पर जाएँगे कुछ होगा, और पारिश्रमिक रूप में आपको कुछ प्राप्ति भी होती है। तो ये मेरे 2 कारण अच्छा। हैं, जिस वजह से मैं हुँ, हुँ, कवि बनना चाहता हूँ। तो पापा जी ने उनको कहा, शायद आप गलत दरवाजे पर दस्तक दे गए हैं, और मैं ज़रूर प्रयास करता, यदि आप कल भी आएँ या जब भी आएँ, आप यदि 2 पंक्तियाँ भी लिख कर लेकर आएँगे, तब मैं ज़रूर इस चीज़ में आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन कोई ऐसी टैबलेट नहीं है जो मैं आपको खिलाऊँ और आप सीधा, आप जो आप कवि कभी बनना लेंगे। चाहते हैं, तो ये वो चीज़ नहीं है जो चलती है। तो ये बदलाव उन्होंने देखा कि एक था जब कविता खुद उपजती थी, अपने आप सुनकर, पढ़कर, व्यक्ति भावों को चाहे वो अतुकांत रूप में लिखें, कैसे भी लिखें, लेकिन हुँ, एक किसी भी समय ये किसी भी आया किसी भी विधि में। कि सम्मेलनों में आकर्षण बना, कई कारणों से, ना नेम एंड फेम तो था ही था, और साथ में सरस्वती के साथ लक्ष्मी माँ की भी कृपा थी। तो लोग इसलिए इसको एक प्रोफेशन की तरह चुनने लग गए। पापा जी का भी मुझे याद है, जब पापा जी जब लिखा करते थे, क्योंकि वो एक बिल्कुल निम्न परिवार से आगे बढ़े थे, माता-पिता नहीं थे, खुद ही अपने आप उन्होंने सब कुछ किया था। तो जब वो बड़े हुए, तो उनका एक सपना था कि मेरे को हिंदी का लेक्चरर बनना है डिग्री कॉलेज में, वो बने। अच्छा। जब कविताएँ उन्होंने लिखनी शुरू करी, तो काफ़ी कवि मित्रों ने उनको ये कहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिए और आप हुँ, बम्बई आ जाइए, क्योंकि श्रृंगार रस का वो लिखते थे सब कुछ के, हुँ, आजकल जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें हैं। तो पापा जी इस चीज़ से अपने आप को बड़ा अलर्ट रहते थे। बोले, देखिएगा, मेरे पास ना माता-पिता की कोई संपत्ति है, ना कुछ है। मैं एक प्रोफ़ेशन, जो मेरा सपना था, वो मैंने पूरा किया है, तो मैं इसको तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो मेरा एक जीवन यापन का ज़रिया है और ये मेरा एक शौक है।
उस समय तक भी सम्मेलन बहुत ज्यादा पेड वाले नहीं हुआ करते, तो पापुलर नहीं, जी जी मैं वो तो नहीं करूंगा। तो उन्होंने उस चीज को कभी ऐसे नहीं लिया कि जैसे बाद में ग्लैमर शुरू हो गया। फिर उन्होंने आगे अब वाले समय में काफी कई बार निराश भी होते थे, वो बताते थे, और यही कारण है कि हमने कभी उनकी तरफ से भी मंच के प्रति उन्होंने कभी ना तो हमें ये कहा कि मंचों पर आना शुरू हो या कुछ हो, ना हाँ, हमारा आकर्षण मंच। दिख रहे मंचों का हाँ, झूठा। उन्होंने कहा लेखन अपने अपने सुख के लिए, क्या कहते हैं, स्वांत सुखाय, स्वांत सुखाए जो या होता है, अंतर्मन से निकलती है कविता, कोई ऐसे भी नहीं बनाई जाती, लेकिन स्वांत सुखाय आप लिख सकते हैं, तो वो लेख, उसको प्रोफेशन नहीं बनाना। हाँ, लेकिन वो लेखन जारी प्रोफेशन। होना चाहिए, लेकिन मंच पर कि उनके पुत्र या इस वजह से मंच पे जाना आना, वो वाली चीज में उन्होंने कभी हमें प्रोत्साहित भी नहीं किया, और ना जितना उनका हमने रहा बचपन भी से नहीं। हाँ, संबंध देखे, क्योंकि काफी उनके कड़वे अनुभव वो चाहे घर में तो हमसे तो शेयर करते ही थे कई चीजें, तो इसीलिए उन्होंने जो लिखा था, मैं कितने ही बड़े लोगों के छोटेपन से वाकिफ हूँ, बड़ा जी मुश्किल है इस दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना। तो वो जो उनके अनुभव थे, वो हमसे काफी चीजें ऐसी थी जो शेयर करते थे, जो हमें भी लगता था कि हम किसी के प्रति बहुत सम्मान रखते थे, या उनकी लेखनी को सोचते थे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, लेकिन अंदर पर्दे के पीछे क्या स्थितियां हैं, तो उन चीजों से हमें समझ आया। फिर उन्होंने जो है चुटकुले और काफी चीजें ऐसी आनी शुरू हो गई, क्योंकि बस वही श्रोता, वहां से माहौल खराब हुआ। हाँ, श्रोता लोग भी जो थे, उन्होंने भी क्या था कि वो बुद्धिजीवी जो लोग थे, उनकी संख्या परसेंटेज कम होती चली गई। और जो आप भी जानते हैं, आज के समय में हर व्यक्ति जो होता है ना, मानसिक तनाव लिए हुए होता है, दो भाग जी दौड़ के उसमें, तो पता नहीं कुछ आकर्षण उस तरफ ज्यादा हो गया, जो कविता से हट गया। तो मंच जो था वो इसलिए कवि सम्मेलन ना होके कुछ और ही तरफ चला गया, लेकिन फिर भी वो बड़े आप सकारात्मक बेशक से ठीक कहते कह थे। रहे हैं प्रदीप जी, फिर भी मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। और जितने भी अच्छे साहित्यकार हैं, जो वाकई साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, जी गजलकार हैं, वो आज भी, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूँ, या हमारे जैसे और जितने श्रोता मैं कहूंगी इनमें से जो भी हैं, वो जी आज भी अच्छा साहित्य ही सुनना, पढ़ना और देखना पसंद करते हैं। आप देखेंगे अक्सर, जो हम अपने दादा नानी के टाइम, हम कभी, हमारे मेरे नाना जी ने कभी कोई चुटकुला कभी सुनाया था मुझे, और आज मंच जी पर उसको थोड़ा सा हेर फेर करके उसको हास्य का नाम देकर वही चुटकुला जब सुनाया जाता है, तो उस जी टाइम 5 या 4 लोग होते हैं नीचे कुर्सियों पर सुनने वाले, ना तो वो भीड़ होती है, और जो जी होते हैं वो भी एक, मैं कहूंगी कि अच्छे साहित्यकार या एक प्रबुद्ध जन नहीं होते हैं। मैंने भी बहुत से कवि सम्मेलनों में ये जी बात देखी है। बेशक छोटी जी छोटी गोष्ठियां जिनमें कोई पारिश्रमिक आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जी। वहां जो पढ़ने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं वो प्रबुद्ध हैं और वो साहित्य से जुड़े हैं, तो और ये वही चीज वही आपको प्रभावित करती है। जी उन्हीं चीजों ने शायद जिंदा साहित्य को रखा जिंदा हुआ भी है रखा साहित्य हुआ को, है। बिल्कुल सही और बात। जहां तक हास्य का बेशक सवाल है, तो हास्य से भी उन्हें कभी कोई परहेज नहीं था, क्योंकि ये भी एक नौ हास्य दिशाओं हास्य में हो ना, विषय है। शुद्ध हास्य हो। यदि जी स्वस्थ हास्य हो तो वो अच्छा है, लेकिन जहां वो सीमाएं लांघता है, वहां वो सीमाएं, चीजें थोड़ा सा अलग लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं आपने, बिल्कुल ठीक कहा। चलिए हम प्रगीत जी से कुछ सुनते हैं और उसके बाद फिर हम भावना जी से बातचीत करेंगे और भावना जी से सुनेंगे। प्रगीत जी जी, जो आपका मन हो, कुछ गजल, गीत, मुक्तक, दोहा, छंद, जो भी आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, जी। आप कुछ सुनाएं। जरूर जरूर, आपका आदेश है तो एक अपनी गजल रखता हूँ। इन दिनों पापा जी से जो हाँ, भी कुछ हमने सीखा, तो उन चीजों से थोड़ा बहुत जो कह पाए हैं वो आप सबके सामने बहुत रखता सारे। हूँ। देखिए, बहुत कुछ पूछना तो था सभी से, बहुत कुछ पूछना तो था सभी से, कभी पूछा नहीं हमने किसी से, कभी पूछा नहीं हमने किसी से, शिकायत जिंदगी करती रही बस, हाँ हाँ, शिकायत जिंदगी करती रही बस, शिकायत थी हमें भी जिंदगी से, क्या बात है। शिकायत थी बहुत सुंदर। हमें भी जिंदगी से। और देखिएगा, वो वापस जाए घर की ओर फिर से,
वो वापस जाए घर की ओर फिर से, वो वापस जाए घर की ओर फिर से, नहीं हो पाएगा बहती नदी से, आहा, क्या बात, नहीं हो वेरी गुड। पाएगा बहती नदी से। नदी को हम समंदर में बदल कर, नदी को हम समंदर में बदल कर, करेंगे दोस्ती फिर तिश्नगी से, आहा, क्या इशारा है। करेंगे दोस्ती फिर तिश्नगी से। और आखिरी रखता हूं, उसे लगना भी था क्या दांव पर तब, उसे लगना भी था क्या दांव पर तब, नहीं पूछा किसी ने द्रौपदी से, क्या बात। नहीं पूछा किसी ने द्रौपदी से, क्या बहुत कुछ पूछना तो था सभी से, कभी पूछा नहीं हमने किसी से। क्या बात, धन्यवाद, आभार। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या धन्यवाद, खूबसूरत आपने मोड़ दिया है, और हर एक शेर अपने आप में मुकम्मल, बहुत खूबसूरत। आभार। और बहुत पसंद आई आपकी गजल, और आपकी आवाज भी सभी को बहुत पसंद आई। शिकायतें हमें थी जिंदगी से, क्या बात वापस जाए नहीं हो पाएगा नदी से, बेजोड़ पंक्तियां, बेशक बेशक बेजोड़ शेर था ये। तो सभी हाँ, लोग खूब तारीफ कर रहे हैं, और चर्चा बहुत सार्थक मोड़ ले रही है, ऐसा लोगों का कहना है। और ऐसी चर्चाएं, ऐसी बातचीत होती रहनी चाहिए, और ये बातें आम लोगों तक जाती रहें, ऐसा लोग कमेंट में कह रहे हैं। आप लोगों का साथ है तो ये सब मुकम्मल हो पाता है, सफल हो पाता है। उषा करवा जी, आपका भी हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बढ़ते हैं भावना जी की ओर। भावना जी की कुछ कविताएं और कुछ और चीजें भी सिलेबस में भी है, जो एक तो आपकी मंजूषा में है, 8वीं तक की आपकी पुस्तक में आपकी कविता, और एक और पुस्तक में भी है आपकी कविता, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, और साथ ही कुछ जी सुनाएं। क्योंकि पुस्तक जी में छपना अपने आप में बहुत बड़ी बात है भावना जी, इसके लिए पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि जी ये तो पुस्तक में छप गई, मतलब तो मतलब आप अमर तो हो ही गए। जाना तो देखो सबको है इस दुनिया से एक ना एक दिन, लेकिन जी, जब सिलेबस की किताबों में आप पढ़े जाने लगते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो नाम जो है वो अमर हो जाता है। और सच ऐसा में। और भी बहुत होता रहे आपके साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आप अपनी बात कहें और साथ ही हमें सुनाएं। जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका पहले सबसे। दूसरी बात, आपने जहाँ तक संस्मरण की इसकी बात कही है, छपने की, जो 8वीं क्लास में जो पढ़ाया जाता है, वो एक यात्रा वृत्तांत था। इससे ऑस्ट्रेलिया से जी, पहले हम यात्रा लोग में। अफ्रीका में जी, रहते थे, तो वो उसमें छपा है जो कि पढ़ाया जाता है, यात्रा वर्णन का अफ्रीकन सफारी के नाम से छपा है जी, ये। और जो दूसरा है, एक मैंने लिखा था, ये भी थोड़ा-सा उस वक़्त ऐसा कुछ चल रहा था, शायद ये उसी समय की लिखी हुई है, जब ये हमारे देश पर हमले वगैरह, उस टाइम आतंक थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ था। आप इसकी बात कर रहे थे अभी, हम ताज होटल की बात कर रहे हैं, तो मैंने एक रचना लिखी थी कि छाया घना अंधेरा, छाया घना अंधेरा। तो ये जो जरा कविता है, रोशनी में ज़रा लाऊं। रोशनी में लाऊँ, छाया घना अंधेरा ज़रा रोशनी में लाऊँ, ये सोच कर कलम को मैंने उठा लिया है। तो ये ये कविता मतलब की ये मैंने पढ़ी है ये दोनों लाइनें शुरुआत में, जी, मतलब ये लाइनें ही अपने आप में, ये लाइन से तो मुकम्मल है। कोई कमाल, भी बस सच। ये साहित्यकार, कोई भी शायर, कोई भी गीतकार अपनी बात की शुरुआत इन 2 पंक्तियों से कर सकता है। तो जी, बड़ी बढ़िया। मुकम्मल लाइन्स हैं ये। एक बार फिर से पढ़िए आप इन्हें, और फिर जी, छाया घना अंधेरा ज़रा रोशनी में लाऊँ, छाया घना अंधेरा ज़रा रोशनी में लाऊँ, ये सोच कर कलम को मैंने उठा लिया मैंने है। उठा लिया। हाँ, क्या तो बस बात उसमें आगे कविता में बस यही चलता कि जैसे आतंकवाद की बात है, इधर बम विस्फोट हो रहे हैं, ये सब उस तरह की एक लंबी कविता है। तो इसको जब भी कोई पत्रिका में या अखबार में वो लाइनें आती थी, तो लोगों ने इधर-उधर से देखा होगा, मुझे पता भी नहीं। और ये कब उसमें जी, किस सब्जेक्ट को चुना गया, उसको कहाँ आ गई, तो मुझे किसी ने भेजा कि आपकी ये पंक्तियाँ हमने
वहां पढ़ी और उस सिलेबस में है वो, तब मुझे पता चला कि अरे ये तो फिर मैंने पूरी अरुणाचल प्रदेश के उसमें। हाँ जी, अरुणाचल प्रगीत को काफी याद है इस बारे में। तो ये रचना जो मेरे एक मुक्त छंद पे मेरी पुस्तक आई है, जरा रोशनी में लाओ मेरी पुस्तक का नाम है, तो ये उसी से है और ये वहां पर पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से इसकी यात्रा चली और यूनिवर्सिटी में उसमें सिलेबस में शामिल हुई अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। बड़ी बात है। अभी कह रहे हैं हमारे धर्मेंद्र नाथ जी की पुस्तक में छपना मतलब सर्व मान्य, कि सबने उसे माना है, सबने उसे अपनाया है। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। तो आप कुछ सुनाइए हमें, जो भी अब आपका मन हो, हम आपसे सुनना चाहेंगे। और फिर जी बिल्कुल, मैं भी ये गजल आप लोगों के सामने रखती हूँ। आजकल काफी गजल की तरफ रुझान है, क्योंकि पीएचडी किया तो सपना तो यही था कि बहुत सारे काम गजल पर करने हैं, लेकिन चलिए वक्त की कुछ मार ऐसी रही। जो मैंने लिखा है मैं आपके सामने पेश करती हूँ, सुनिएगा। कितने खंजर हमने खाए ये बता सकते नहीं, कितने खंजर हमने खाए, कितने खंजर हमने खाए ये बता सकते नहीं, जख्म दिल पे कितने गहरे हम दिखा सकते नहीं, हम दिखा सकते नहीं। दोस्त बनकर आए थे वो भेद सारे ले गए, दोस्त बनकर आए थे वो भेद सारे ले गए, खाए हैं उनसे जो धोखे, खाए हैं उनसे जो धोखे, हम भुला सकते नहीं, हम भुला सकते नहीं। राह में हमको अकेला छोड़ जिस दिन वो गए, राह में हमको अकेला छोड़ जिस दिन वो गए, क्या हमारे दिल पे बीती हम सुना सकते नहीं, हम सुना सकते नहीं। हम तुम्हारे दिल में धड़कन बन के ऐसे बस गए, हम तुम्हारे दिल में धड़कन बन के ऐसे बस गए, घर भुलाना चाहो भी तो तुम भुला सकते नहीं, घर भुलाना चाहो भी हम को भुला सकते नहीं, कितने खंजर हमने खाए। साथ मेरे जब खुदा है फिर भला मैं क्यों डरूं, साथ मेरे जब खुदा है फिर भला मैं क्यों डरूं, घेर ले तूफान ही कितने पर डरा सकते नहीं, पर डरा सकते नहीं। और एक शेर और देखें। जो कोई आया हमारा दिल दुखा कर ही गया, जो कोई आया हमारा दिल दुखा कर ही गया, आज भी पर दिल किसी का हम दुखा सकते नहीं, हम दुखा सकते नहीं। एक बहुत कड़वा सा शेर है, लेकिन क्योंकि कड़वाहट भी हमें समाज से मिलती है, कहती हूँ सुनिएगा। बेशक बेशक बेशक।
बामियों को छोड़ कर जो आस्तीनों में बसे, बामियों को छोड़ कर जो आस्तीनों में बसे, दूध नागों को हम ऐसे अब पिला सकते नहीं, दूध नागों को हम ऐसे अब पिला सकते नहीं। वक्ते का शेर पेश करती हूँ। जो भी आया भावना को आंसू देकर ही गया, जो भी आया भावना को आंसू देकर ही गया, कीमतें इन आंसुओं की, कीमतें इन आंसुओं की तुम चुका सकते नहीं, तुम चुका सकते नहीं। कितने खंजर हमने खाए ये बता सकते नहीं, कितने खंजर हमने खाए। जी बहुत क्या बात है, बहुत खूबसूरत। हर एक शेर अपने आप में सच लिए हुए, पर जिसे आपने कड़वा शेर कहा वो आपका सच तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस एक शेर से पहले आपने एक शेर कहा कि आप अपनी फितरत, अपनी आदत आप नहीं बदल सकते हैं, आप जिस तरह के आप हैं आप ऐसे रहेंगे। तो चाहे वो सांप आपके आस्तीन में हो और चाहे वो बाम्बी में हो या कहीं भी हो, आप तो दूध पिलाने वाली हैं ही, क्योंकि आप अपनी फितरत, आप अपनी आदत नहीं बदल सकते जी हैं। आपने बिल्कुल जो सही पकाया, वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी तो वो वैसा ही रहता है जैसे जिसकी आदत होती है। बिल्कुल सही है। धड़कन बनकर बस गए, भुला सकते नहीं, खुदा साथ है, अद्भुत शब्दों का संगम, बेहद खूबसूरत गजल। वाह वाह, दूध नागों को पिला सकते नहीं, सामाजिक हकीकत देखिए आपके एक-एक शेर को कोट कर रहे हैं। इससे बस यही बात अच्छी लगती है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जब वो हमारी बात को, हमारे अशार को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनकी पंक्तियों को कोट करते हैं, सिर्फ वाह ना लिखकर, तो अच्छा लगता है कि उससे पता लगता है कि वो आपको अच्छे से सुन रहे हैं। जी सभी ऐसे ही प्रदीप जी, आपके बारे में एक और हमें जानकारी मिली है कि आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी थोड़ा-सा ज्ञान लिया है, थोड़ा-सा या ज़्यादा-सा मुझे नहीं पता। वो आप बताएँगे कि वो आपने कब और कौन-सी उम्र में लिया और उस ज्ञान का असर भावना जी पर हुआ या भावना जी पहले से ही गाती थी तरन्नुम में था खूबसूरत? जी और बताएँ। ऐसा था कि जब हम लोग छोटे थे तो एक आप जानते हैं उस समय ना टीवी थे ना सारी चीजें थी, और बल्कि हम एक मध्यम परिवार से आते थे तो टीवी वास्तव में नहीं था। हम कभी अड़ोस पड़ोस में कोई मूवी संडे में आती है तो भी कोई चाचा जी या ताई जी या किसी के यहाँ देखा करते थे, सही है, तो हम भी बाकी ऐसे ही समय, करते थे, कोई ऐसी हाँ, टेंशन की बात नहीं बाकी थी। हम समय नहीं, सभी बिल्कुल मज़े में सच्चाई है, और उस लाते चीज थे। को हम अब स्वर्णिम युग मानते हैं। कितना कुछ मतलब वो हाँ, यादों में बहुत अच्छा लगता है सोचने में। यादों में अच्छा। तो जब हमारा एक दिनचर्या होती थी तो पापा जी के द्वारा ही बनी हुई वो दिनचर्या होती थी कि दीवार पे चिपक जाता था, सुबह इतने बजे उठना है, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट, फिर ये सब्जेक्ट, फिर अच्छा, स्कूल जाना है, अच्छा। आकर होमवर्क का ये टाइम, होमवर्क के बाद फिर खेलने जाना है, उसका ये टाइम। तो ऐसे ही उस टाइम के अंदर पापा जी के अंडर में पीएचडी कर रहे थे। आप जानते होंगे गाजियाबाद में एक गांधर्व संगीत महाविद्यालय है, तो जी, उसमें डॉक्टर विमला गुप्ता जो आंटी थी, अब तो वो नहीं रही हैं, ईश्वर उनको, मतलब उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। तो उन्होंने और उनकी जो छोटी बहन थी डॉक्टर तारा गुप्ता, वो पापा जी के अंडर में पीएचडी कर रहे थे। तो जी। उनका घर आना जाना था। तो उन्होंने पापा जी को भाई साहब बोलती थी तारा आंटी भी और विमला आंटी जी भी। तो उन्होंने कहा भाई साहब भाभी जी, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको हमने एक स्कूल खोला है अपने घर में ही, तो आप वहां भेज दिया करो। तो पापा जी बोले जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उनका एक एक मेरे ख्याल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ऐसे था, मतलब एक एक दिन छोड़कर होता था। तो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था उनका घर उस समय। गांधर्व इतने बड़े उस पे नहीं था, वो जो आज की डेट में तो गांधर्व बहुत ही हुँ, उन्होंने काफी विकास किया है मैं कहूँगा। तो उस समय हम वहां जाते थे। तो पापा जी ने, शायद मैं उस समय था 6 वर्ष का, तब से जाना शुरू किया था। और जब तक मैं 10th में आया हूँ उससे पहले पहले तक हमने उसमें
6 या 7 वर्ष तक संगीत सीखा, और संगीत सीखते सीखते जब 10th आया तो उसके बाद हमारा, तब तक हम सारी डिग्री ले चुके थे, उसमें जो एक होता है मध्यमा और सारे वो सर्टिफिकेट्स हमारे को गांधर्व संगीत विद्यालय मुंबई हुआ करता था तब, वो वहां से हमें मिला, तो गांधर्व से ही सारी शिक्षा ली थी। लेकिन उसका हाँ ये जरूर है, एक फायदा जो हुआ उस समय हमें रागों का भी जो ज्ञान इस तरह से माइन्यूट नहीं था कि इसमें कौन सा स्वर कोमल होता है, कौन सा वर्जित होता है, ये सब हम एक स्कूल में जैसे याद करते थे ना डेफिनेशन, ऐसे याद करके एग्जाम देते थे, सब कुछ हो गया। बड़े होते होते उन चीजों में समझना शुरू किया, और जब लेखन शुरू हुआ तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जब पापा जी को हम पूछते थे कि भाई ये गजल का शेर का है, तो बोले इसमें मात्राएं देखिए आप, मात्राएं कैसी हैं, तो वो ये कहते थे कि ऐसा है, अच्छा हुआ कि मैंने बचपन में तुम्हें वहां स्कूल भेज दिया था, संगीत की शिक्षा दिलवा दी थी, क्योंकि जब तुम कुछ कहते हो तो तुम्हारे को उस चीज का ज्ञान है, मात्राएं अपने आप ही वो काफी हद तक ठीक होती हैं, तो मुझे ज्यादा उसमें करेक्शन करना नहीं पड़ता, तो इतना तो जरूर उसका फायदा हुआ। और बाकी बहुत फायदा है। पढ़े लिखे परिवारों में, साहित्य के परिवारों में, संस्कारी परिवारों में तो हर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि इनको खाली ना छोड़ा जाए, किसी ना किसी अच्छी चीज के साथ इनको, जैसे ही कोई छुट्टी हुई या जैसे ही बच्चे खाली हुए, किसी अच्छी चीज के साथ इनको जोड़ दिया जाए, माहौल रहा। मैंने एक बात, और एक बड़ी कड़वी सी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अक्सर मैंने कई जगह ये पढ़ा और सुना भी है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे आप लोग तो ऑस्ट्रेलिया चले गए और आपके पापा जी के बहुत से शिष्य थे, बहुत जगह मैंने ऐसा पढ़ा है, किसी फलाने उस्ताद के शिष्य ने उनके जाने के बाद उनकी कविताओं, उनकी गजलों को अपने नाम करवा लिया, या छपवाने के नाम पे दिस एंड दैट, इस तरह की बहुत सी बातें सामने आती हैं, क्योंकि आप दोनों तो यहाँ थे नहीं, और लोगों को उस टाइम तक ये भी लग रहा होगा कि आप लोगों का शायद इतना इंटरेस्ट भी अभी गजल और उसमें इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप अपने बहुत दूर रहते इससे, और आपके पापा जी के विद्यार्थी भी बहुत थे। बिना नाम लिए मैं चाहूंगी पूछना कि क्या कुछ ऐसे भी किस्से आपके पापा जी के केस में आए आपके साथ? पहले तो एक चीज मैं आपको उसमें स्पष्ट करना चाहूंगा, जो लोगों को शायद कुछ गलत फहमियां रहती हैं कि हम बाहर हैं तो शायद हम वहां से जुड़े हुए नहीं रहे या कुछ भी नहीं रहा, तो उसका कारण तो यह है क्योंकि एक समय होता था जब लोग बाहर चले आते थे ना परदेश, तो 10 वर्ष में कोई आ रहा है, 5 वर्ष में कोई आ रहा है, लेकिन हमने इस नियम को तोड़ा था। हम जब से हमें अब करीब 24-25 वर्ष हो गए हैं बाहर आए हुए, लेकिन कोई वर्ष ऐसा नहीं जाता था जिसमें हम भारत ना आए हों, पहली बात। दूसरी बात, जब आते थे तो 1 महीना हमारा ये तय था कि 11 महीने काम और 1 महीना परिवार, अपने माता पिता के लिए वो, और सारी चीजें। जी, बहुत अच्छी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि इससे आप चारों ने, मतलब आप दोनों ने तो एग्री किया ही, कहीं ना कहीं आपके बच्चों ने भी इस बात को एग्री किया, नहीं तो सभी एग्री नहीं करते हैं। सच बात है। तो हम जब वहां जाते थे तो हम 1 महीने में, हमारे जाने से पहले पापा जी का अपने संपर्क में हो जाता था, प्रगीत आ रहा है, वो लोग आ रहे हैं, तो सब लोगों का रोजाना, जो लोकल लोग थे उन सबका होता था, भाई आज आप खाने पर आए, आ जाएं। तो जितने भी कविगण थे, पापा जी के मित्र थे, या जो कवि नहीं भी थे, उन सबसे भी हमारा मिलना जुलना रहता था। फिर जब वहां जाते थे तो अपने स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, सब लोगों से मिलना रहा, तो कभी ऐसा नहीं रहा कि हम संपर्क में नहीं रहे। जो गलतफहमियां लोगों में रहती है ना, वहां चले गए, अपने घर की एक एक कोना, एक एक दीवार पर वॉलपेपर कब लगना है, कब रिपेयर होना है, मम्मी के कमरे में कब टीवी कौन सा आना है, पापा, वो सब चीजें हर वर्ष का हमारा एक प्रोजेक्ट होता था। और यहाँ तक कि लास्ट टाइम भी जब गए थे तो मुझे पता था मम्मी की, जो मम्मी के रूम के ऊपर की बरसात में कुछ रिपेयर मांग रही थी छत, तो जाते अगले दिन पहला काम वो किया था, उसके बाद बाकी काम होते थे, तो सब चीजें जुड़ी रहती थी। पापा जी के जाने के बाद परिस्थितियां जरूर बदली, बहुत कड़वी अनुभव भी हुए और हो रहे हैं, होते रहेंगे शायद, लेकिन साथ में उनकी सकारात्मकता जो हमें मिली थी, उस चीज में हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो चीज हमें आंख बंद करते हैं। पापा जी होते, वो क्या कहते, क्या करते और क्या कहते हमें करने के लिए, हमें कहीं ना कहीं आदेश करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। देखिए, इस तरह की बातों से बहुत बातें निकलकर सामने आती हैं, जो बातें हम आपसे कर रहे हैं। इसकी कितनी बातों में मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, एक एक पॉइंट से, क्योंकि हम सबका जीवन भी ऐसा ही है।
कहीं ना कहीं हर तरह के उतार चढ़ाव है, तो हमें सीखना चाहिए इन बातों से। जी ये बहुत और अच्छी आपको बात आपकी लगी मुझे। आपको आगे भी मैं उसी भी एक बारे में बात जवाब देता हूँ। हाँ, हाँ मैं भी बताएं। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी कि जैसे अभी प्रगीत ने कहा 30 डेज का हमारा टाइम रहता है। आप देखिए, आप भी वहीं पर हैं कि जब हम भारत में हम भी रहते थे, जॉब भी करते थे, हम दोनों ही करते थे भारत में रहते हुए भी। कभी क्या ऐसा दिन होता था कि हम 30 दिन घर में बैठ के हम अपने परिवार के साथ बाहर जा रहे हैं, रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं? क्या हम पूरे साल में वो 30 दिन निकाल पाते थे जो सुबह शाम हम अपने पेरेंट्स को लेके कहीं जा सकते हैं या किसी रिश्तेदार? बिल्कुल। आप भी अभी भी वर्किंग है, आप भी जानते होंगे कि 30 दिन कोई भी व्यक्ति घर में बैठ नहीं के नहीं निकाल सकते, 24 आवर्स अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बिता सकता। मतलब हर बात नहीं कल बिता पर सकते। छूट जाती थी, बिल्कुल। जब वहां थे तो ये होता था चलो करेंगे तो वो जो करेंगे। चीज है बेशक। कि साल में जब हम एक बार आते हैं या 2 बार आते हैं, हम 30 डेज का जो टाइम उनके साथ बिताते हैं, वहां रहते हुए भी 30 डेज कोई दिन रात नहीं बिता सकता। तो मैं मानती हूँ अगर कैलकुलेशन ही करनी है कि कौन कितना किसके पास रहता है, मैं अपने पेरेंट्स का ही कहूँ क्योंकि मैं भी बाहर हूँ, मेरे सिस्टर है, मेरे ब्रदर हैं, मेरी मम्मी पापा वहीं पर है। तो मैं वो उनसे भी ये कहती हूँ घंटों का भी हिसाब आप लगाएंगे ना, तो जो मेरे दोनों बहन भाई वहां रहते हैं, तो आप ये देखना कितने मैं घंटे उनसे ज्यादा किसने आपके पास किसके साथ रहती हूँ। जी बिताई है। तो मैं वो बात को उस हाँ। चीज से और कहना आगे चाहती उस प्रश्न पर आता हूँ जो आपने कहा कि जो उनके बाद उनके लेखन के से संबंधित जो छेड़खानी हो रही हैं या हुई हैं, हूँ। हमारे भी कानों तक सब चीजें आती हैं। लेकिन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूँ एक, जब पापा जी की उपस्थिति में भी कई इस तरीके के किस्से हुआ करते थे। बहुत चीजें ऐसी थी। एक बार का उदाहरण, यूट्यूब का हाँ उदाहरण भी यूट्यूब है, का भी है, और बिल्कुल। पहला मैं बताता हूँ। जब हम छोटे थे तो पापा जी ने और उनके जो कवि मित्र थे, अशोक चकदर अंकल जी, सुरेश शर्मा जी अंकल जी, ये सब आए हुए थे घर में। और वो जिक्र चल रहा था कि अरे डॉक्टर साहब आप क्या कहें, आप तो मतलब आपके सामने कोई आपकी कविता सुना जाता है और आप उसको भी वाह वाह करते अच्छा। हैं। तो हमने पूछा क्या, बिल्कुल। हम भी सुनना चाहेंगे ये किस्सा। तो उन्होंने बताया कि एक बार वो बम्बई जा रहे थे सब लोग और ट्रेन में थे। तो उस जमाने में होता था कि ट्रेन वहां पर रीवा स्टेशन या पता नहीं रतलाम या कोई ऐसा स्टेशन था कि वहां रुकेगा और ट्रेन रुकती थी, वहां से बदलनी होती थी। तो 3-4 घंटे का जब गैप होता था तो सबको पता होता था कि वो कवि की टोली आ रही है, तो स्टेशन पर ही लोग मिलने आ जाते थे। तो उस जी समय जी नाम जी। नहीं लूंगा, वहां के ही कोई एक वो थे और उन्होंने वो आए 3-4 कवि मित्र और उन्होंने आके कविता सुनानी शुरू करी कि ऐसे नमस्कार, हम भी कुछ लिख के लाए हैं तो हम सुनाएं। तो जब अच्छा। वो सुना रहे थे तो पापा जी की एक कविता उन्होंने सुनानी शुरू की बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और पापा जी भी सुनते रहे और बाकी जो सुरेश शर्मा अंकल जी या अशोक चकदर अंकल जी देखते रहे पापा जी की तरफ, उन्हें पता था उनकी कविता है, लेकिन वो देखना चाह रहे थे कि कब वो कैसे रिएक्ट करेंगे। वो जो व्यक्ति थे वो अपनी कविता सुनाते रहे और बीच में एक जगह वो भूल गए। जहां भूल गए अच्छा। तो पापा जी ने उनको उनको करेक्ट करवाया कि अच्छा हाँ ये पंक्ति, हाँ हाँ हाँ, फिर वो शुरू हो गए। तब भी हाँ, उनको ये समझ नहीं ये आया कहाँ से कि बोल जब रहे वो ये मेरी हैं? बंदा रचना ठीक है करवा रहा है तो इसको ये कैसे कैसे पता? करेक्ट हाँ। कर रहे हैं। सारी बात हो गई, पापा ने कहा वाह बहुत अच्छा, ऐसे ही लिखते रहिए, ऐसे ही सुनाते रहिए, और वो चले गए। तो बाद में अशोक चकदर अंकल जी और सुरेश शर्मा जी अंकल जी ने कहा कि भाई क्या बात है डॉक्टर साहब, आप कम से कम इतना तो कहा करिए। बोले नहीं, देखिए एक बात सुनिए, वो जितने कॉन्फिडेंस से सुना रहे थे, मैं एक तो उनका मूड वो नहीं करना चाहता था, दूसरी बात आप और दो मेरे साथ सुनने वाले थे, आपको तो मालूम है ना ये किसकी लिखी किसकी हुई है। लिखी हुई तो है? ये कहीं भी सुनाएंगे तो ईश्वर की कृपा से इतना जरूर है कि इन्होंने वो रचना भी वो चुन ली मेरी जो पहले से ही इतनी प्रसिद्ध है। तो जहां भी ये सुनाएंगे तो कहना मुझे नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही वो मुझे सारी ये चीजें मेरी सब लोग समझ कविता ही जाएंगे। बता देगी कि वो किसकी हाँ, लिखी हुई है। बिल्कुल, फिर ये बहुत ही बड़ी बात सरल है। एक व्यक्तित्व, मतलब हम लोग नहीं एक कभी दूसरा सोच सकते उदाहरण और ऐसे। अब वो यूट्यूब वाला बताते हैं आपको। हुआ हाँ। क्या कि बीच में कुछ एक विवाद हुआ और उस विवाद के हिसाब से ये हुआ कि जो पापा जी की एक प्रसिद्ध जो लोकगीत है, उनका गीत है बद्री बाबुल के अंगना अंगना जाइयो, जाइए। उसके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए गए और ये कहा गया कि ये रचना उनकी नहीं है, ये एक लोकगीत है। अब पापा जी शांत, सारे जो उनके कवि मित्र हैं वो सब शांत, और वो बातें चल रही थी बहुत। यहाँ जब हमने सुना कि ऐसे ये क्यों विवाद उठ रहा है, क्योंकि हमें मालूम है उन्होंने कब लिखा और हमारे सामने घर पे वो कैसे कैसे उसका एक एक अंतरा बनाते थे, हम छोटे छोटे सुनते थे। उस समय टेप रिकॉर्डर में वो रिकॉर्ड करते थे और और कब उसकी धुन छपी बनाते है थे। वो, कब पुस्तक तो छपी है? पापा जी को हमने कहा पापा इतना सब कुछ हो रहा है, आप क्यों खड़े होकर क्यों नहीं बोलते कि ये सब झूठ है? ऐसे बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। वो बड़े शांत रहते थे इन चीजों में। अच्छा। मैं कहा, क्यों क्यों आप नहीं बोल रहे? बोले नहीं नहीं ऐसा है, देखो मैं इस बात से बहुत खुश हूं
कि लोग इसे लोकगीत मानने लगे, लोक परंपरा, क्योंकि लोकगीत जो होते हैं उसके रचयिता कौन है उनका किसी को नाम ही नहीं पता होता। वो गीत अपने आप में एक लोक भाषा का वो बन जाते हैं। और तो क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि मेरी ये गीत जो जितने भी मेरे साथी हैं सबको पता है मैंने कब लिखा, कैसे इस गीत का जन्म हुआ और कैसे कैसे मैंने मंचों पर इतने वर्षों से सुना रहा हूँ। जो कह रहे हैं कहने दो। भावना को नहीं सहन हुआ। भावना ने कहा नहीं, इस बात का मैं तो जवाब लूंगी। पापा जी इनको कहते रहे नहीं भावना सुनो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे ही चिंता नहीं है जिसके ऊपर ये आक्षेप लगा रहे हैं लोग, कोई बात नहीं कहने दो, गुस्सा आता है कोई ना बात अपने नहीं। पेरेंट्स के बारे में कोई ऐसा इन्होंने क्या किया, नहीं, इन्होंने चुप बैठा इन्होंने था। गूगल किया, यूट्यूब पर देखा, जहां जहां जिसने वो गीत गाया उसमें यदि उन्होंने साथ में नाम लिखा के रचयिता कौन है, उन सबको तो बख्श दिया। जिन्होंने भी वो गीत गाया और उसमें ये लिखना भूल गए कि ये इसके रचयिता इंटेंशनली नहीं लिखा, इंटेंशनली भी ना लिखा हो, इन्होंने यूट्यूब पर इस चीज को उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे ये गीत है, मेरे ससुर साहब का है और ये वाला जो गीत है इन्होंने बिना उनका नाम दिए हुए इसको वो किया है, तो इसको हाँ बैन करें। सब बैन हो गए, वो सारे बैन हो गए अगले दिन। क्या पापा बात जी है, को बहुत कुछ नहीं, अच्छी बात, पापा जी को बहुत कुछ अच्छा नहीं गीत। पता, पापा जी को मालूम ही नहीं क्या है। उसके बाद उन लोगों के इनके पास वो आने लग गए कि हमें नहीं पता था, क्षमा चाहेंगे, हाँ अब हमें पता चला है तो हम उसमें जोड़ रहे हैं, काइंडली आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए यूट्यूब चैनल से कि हमारा वो वीडियो दोबारा से वो अपलोड करें। तो तब जब उन्होंने नाम जोड़े तब जाकर वो हुआ। तो ये तो है उनकी उपस्थिति का। बाद में बल्कि वो भावना से बोले भी कि मैंने तुमको मना किया था, ये बोले नहीं अब मुझे चैन मिला है पापा जी, तो ये तो मुझे करना ही था। मुझसे झूठ सहन नहीं होता, मैं आप यहाँ जोड़ना चाहती हूँ। और जो मुझे पता है ना सामने कि झूठ चल रहा है, तो पापा जी का व्यक्तित्व तो अलग था, हमारा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब हमें अपनी आंखों के आगे कोई चीज दिखाई दे रही है कि ये झूठ है, तो नहीं बर्दाश्त होता, तो कर दिया, मतलब कुछ गलत नहीं किया उसमें। तो नहीं, अगर झूठ बिल्कुल सामने से हो रहा है, उसके उनके बाद हो रहा है तो जनता से कराना भी ठीक नहीं है। वो ठीक है, उनके उस जमाने के लोग अलग थे, उनकी नेचर अलग थी, लेकिन इस चीज का लोग नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। कहीं कहीं आपका ना चुप रहना भी लोगों को आपकी कमजोरी लगने लगता है, कमजोरी होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके अब पापा जी के बाद भी जो भी चीजें हो रही हैं, पापा जी के बाद भी जो चीजें हुई, या जैसा आपने बताया कि इस तरीके के जो हमें भी सुनने में आते हैं और कई बार हमें ताज्जुब भी होता है, लेकिन साथ में फिर हम उनकी वो बात याद करते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, इन किस्सों में क्या क्या उनकी वो थी, हम वही मान के जो हमारी आंखों के सामने आता है उसमें तो बड़ी शालीनता से हम कमेंट कर देते हैं आपने पिताश्री की उससे शायद इंस्पायर्ड होके लिखा है, या उनका वो है, नमन है उनका नाम भी साथ में लिख दें तो अच्छा रहेगा। तो ये चीज हम कह के अपनी बात पहुंचा देते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि जो लोग उनके पाठक रहे हैं उनको ये मालूम है कि ये किसका लिखा हुआ है, तो चाहे कोई किसी भी नाम से दें, पहुंचेगा वो मैसेज उन्हीं का ही, और सब लोग उस चीज को ज्यादा तवज्जो देंगे, ये नहीं देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति ने क्या किया है। तो बहुत अच्छी बात है आप बता रहे हैं हमें। एक और बात मैंने आपकी फेसबुक पे पढ़ी है, आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, आप दोनों का ही शायद वो फैसला होगा, क्योंकि एक अकेला ये फैसला नहीं ले सकता। आपने जो अपने माता पिता की जो प्रॉपर्टी है इंडिया में, जो घर है, जो कुछ भी है, वो किसी अलग तरीके से मतलब दान देने की, या ये कहो कि जो जिस भी रूप में आप उसे समर्पित करना चाह रहे हैं समाज में, वो मैंने पढ़ा, तो वो आपके जहन में कैसे आया? और उसमें आपके परिवार में, यानी आपकी पत्नी ने भी आपका उतना ही साथ दिया? नहीं तो पैसा ही है, हर कोई सोच सकता है कि आप उसे सेल करें और उससे जो पैसा मिलेगा उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपना, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो ईश्वर की कृपा से आज की डेट में जी। लेकिन तो ये आपके मन में कैसे आया? आपकी मम्मा के रहते रहते आ गया या उसके बाद आपने ये विचार? नहीं, उससे भी पहले ही ये उन दोनों की उपस्थिति की बात है। हुआ क्या कि अक्सर एक पेरेंट्स का होता ही है मन में कि जो भी कुछ उन्होंने अर्जित किया है उसके बाद वो बच्चों तक पहुंचे। तो पापा जी हमेशा पूछते रहते थे कि भाई मैं चाहता हूँ, मैं विल लिखना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ। और तो हम हमेशा जब भी मैं जाता था तो मैं ये कहता था ये शब्द मेरे आगे आप ना कहें, क्योंकि आप लोगों की अनुपस्थिति का सोचने भर से ही ना मन एकदम हो जाता है, आसमान और जमीन बिल्कुल ऐसा हो जाता है, पैरों के नीचे जमीन नहीं है। तो ऐसी चीजें आप ना करा करें। तो मैं अक्सर टालता था उनकी इस बात को। वो नाराज होते थे कि भाई ऐसा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा है कि जो भी चीजें हैं आखिर
माँ बाप किसके लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं ना। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ किस तरह से तुम चाहोगे, तुम क्योंकि इसी प्रोफेशन से हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम्हें मालूम है सब चीजें, तो थोड़ा सा तुम वो भी बताओ। मैं उनको ये कहता था, मैंने कहा नहीं पापा जी आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। क्यों? वो पूछते थे क्यों। मैंने कहा कारण यह है कि देखिए इसमें यदि हमारे दादाजी से संबंधित भी कोई चीज आपको मिली होती, शायद मैं उस चीज में ये कहता चलिए या तो आपको भी दादाजी से मिला है, मैं उसमें से कुछ अंश लेने में इच्छुक रहता। लेकिन आपने जीरो से शुरू होकर अपनी मेहनत से, अपने पसीने से, और तब ये सब कुछ अर्जित किया है। और इस अर्जन के सही बात। पीछे भी जो आपकी हर जगह, या तो सरस्वती माँ जब वो लेक्चरर थे तो वहां से जो भी अर्जित हुआ, जी या जी, फिर जो सम्मेलनों से हुआ, वो सारी चीजें वो उनके भी साहित्य ने सरस्वती जी की उनको दिया कृपा। है। तो मैंने ये कहा कि मेरा भी ये मन करता है, आपका पुत्र हूं तो मन ये करता है कि जब आपने जीरो से कोई चीज की, और आपके माता पिता भी नहीं थे, कुछ नहीं था, और हमारे केस के अंदर क्या है कि मेरे को तो सौभाग्यवश आप माता पिता रूप में मिले, और आपने हमें इस लायक भी किया है पढ़ा लिखा कर कि हम अपनी जरूरतें पूरी कर पाते हैं। तो हम भी वही उदाहरण रखना चाहते हैं कि हमें अपने आप हमने अर्जित करके जो कुछ किया, तो वो सुख जो आपने लिया, वो सुख हम भी लेना चाहते बिल्कुल, हैं। और प्राउड फील होता है कि हम अपने आप से और कुछ उसमें कर रहे हैं। भावना का भी जी हमेशा साथ था। जी। तो उसके बाद पापा जी बोले कि नहीं ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैं फिर भी परेशान हूँ, आखिर होना क्या है। तो एक बार गाजियाबाद में पापा जी के अग्रज, और आप जानते ही तो हैं आपकी और जो बहन भाई थे, आप बता रहे थे आपकी एक और बहन है, शायद आपने बताया आपका जी बहन जी भाई जी है, जी, तो उनकी भी इसमें रजामंदी रही फिर, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी ये में था कई कि बार। हाँ हाँ, नहीं प्रॉपर्टी का तो ये होता है, देखिएगा जो कानूनन अधिकार होता है उस हाँ, वो अधिकार तो के लिए ठीक आप है, बोल सकते हैं, उस लेकिन जब अधिकार इस तरह तक ही की आपका बात आती अधिकार है ना है। कि दान देने वाली बात आती है, तब थोड़े से विचार बदल जाते हैं कई नहीं, बार। वो जो हाँ किस्सा जो मम्मी पापा के सामने हुआ था, वो वाला जो उनकी हाँ, अंतिम इच्छा रही कि हुआ क्या हमारे कि बाद क्या करेंगे, वो वाली आप बात हाँ करिए, क्लियर हो आप जाए। जानते होंगे कृष्ण मित्र जी गाजियाबाद के पापा जी से भी वो सीनियर रहे हैं। तो जी जी मैं आया हुआ था, जैसे मैं जाता आता रहता था भारत, तो उस समय कृष्ण मित्र अंकल जी मिलने आए घर पर। और जब मिलने आए तो वो पापा जी ने अपनी प्रतीक पांचाली पुस्तक उनको भेंट की, और मित्र जी अंकल जी, क्योंकि बचपन से हम तो उनकी गोद में खेले हैं, तो बातचीत चलती रही। तो बातचीत में उन्होंने ये मुद्दा उठाया, बोले भाई प्रगीत एक बात से हम नाराज हैं, आपके पापा आपसे ये कहते हैं और आप सुनते नहीं हैं। सारा किस्सा दोबारा हुआ, वही सारी बातें मैंने उनको बताई। मैंने कहा आप बताइएगा अंकल जी, यदि मेरी उसमें कोई, बोले नहीं लेकिन उनकी बात भी तो सोचो, उनको ये लगता है कि उनके बाद। मैंने कहा उनके बाद वाली चीज मैं कल्पना नहीं कर सकता, और मैं चाहता भी नहीं हूँ। तो पापा जी बोले नहीं देखो अभी तुम समझ नहीं रहे हो, वरना तुम रिग्रेट करोगे। मैंने कहा रिग्रेट जैसा शब्द मैं नहीं सोचता, रिग्रेट वाली चीज ही नहीं, हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहे, बात की बात मुझे नहीं करनी। फिर मित्र जी अंकल जी ने फिर कहा कि नहीं तुम इस प्रश्न का उत्तर दो। तो मैंने फिर उनको ये कहा कि देखिए मैंने पापा जी को ये सब समझाया कि उनकी अर्जित सारी चीजें ऐसे हैं, तो जब साहित्य से अर्जित है तो इतना जरूर हम कह सकते हैं कि उनको यदि बात की वास्तव में चिंता है ही, तो चिंता का एक ही वो हो सकता है, इसमें मेरी भी बात रह जी जाएगी, बात। और उनको भी समस्या, उनके दिमाग से वो बोझ हट जाएगा कि ये चीज हम साहित्य को ही समर्पित करेंगे। क्योंकि ईश्वर की कृपा से अपने आपने हमें इस लायक कर दिया है कि हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। अब तो हमारे बच्चे भी अपने आजकल अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, जी तो जी हमारे बच्चे भी कहते जी हैं भाई आपके पास जो भी है आप अपने ऊपर खर्च करो, उड़ाओ। यही चीज हम अपने माँ बाप से सही। कहते थे कि जो आपने अर्जित किया, आप क्या जिम्मेदारियां, आप पूरी तरह खर्च कीजिएगा। लेकिन आप जानते हैं जो एक पापा जी भी साधारण अपनी जिंदगी जीना जी, पसंद करते थे, साधारण। मम्मी भी, तो उनका अपना सब कुछ अर्जन जो था उन्हें परेशान करता था। तो ये बात जब मैंने कही कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, और हमें एक पाई भी अपने पर्सनल यूज में नहीं लेना है, जिससे कि हम वो हम्म, सुख ले पाए जो आप सुख ले रहे हैं, तब उनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आई, और कुछ शांति उनको लगी मन में कि हाँ कुछ बात अब कुछ ऐसी लगी है। बहुत बड़ा इतने डिसीजन था, इतना बड़ा इतने में डिसीजन मम्मी, लेना जी सब मम्मी, सब बच्चों के बस की बात नहीं है। अरे मम्मी मम्मी का। भी अचानक एकदम फिर बोली कि ऐसा है, अभी पापा जी और हम जब यूरोप गए थे तो वहां पे हम शेक्सपियर की हमने घर देखा था, तो एक काम करना भाई तुम, जब हम ना ही रहेंगे तो उस समय तुम इस घर को जो है ना म्यूजियम बना देना। बात जैसा कि हंसी की चल रही थी, हंसी, और मित्र जी अंकल जी बोले देखो क्या कह रही है मम्मी। मैंने कहा हाँ ठीक है, वैसे तो ये चीज बहुत ही कड़वी ऐसी है कि हम सुन भी नहीं सकते, लेकिन चलिए जहां बात आ रही है तो आपकी बात दिमाग में रहेगी।
तो यहाँ तक ये बात थी। और उसके अंदर यही है कि जो परिवार होता है, और परिवार में जो भी लोग होते हैं, तो हर एक का अपना अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी मर्जी होती जी है। तो हम हमारा अधिकार जिस चीज पे है, हम उसको ही आगे अर्पित कर सकते हैं। यदि बेशक। परिवार में बाकी लोग उसमें इच्छुक नहीं है तो नहीं है, वो उनकी इच्छा है। लेकिन अपनी इच्छा जो थी, वो वाला जो आपने आपके बात वाला कही पार्ट ना, आपने कर वो दिया। हाँ, वो ये इस ये तरह बहुत से अच्छी हुआ। बात है कि अपने डिसीजन को, अपनी पावर्स को एक पॉजिटिव वे में आपने इस्तेमाल किया और बहुत जी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। ना आपके मन पे कोई बोझ है और बहुत अच्छे पुत्र तो आप हैं ही। पुत्र तो मुझे लगता है बहुत से बहुत अच्छे, ज्यादातर अच्छे ही होते हैं। लेकिन बिल्कुल। आपका जो पार्टनर मिला आपको, वो और भी अच्छी बात है कि वो भी इस तरह का मिला आपको कि बहुत आपको सही। और अच्छा पुत्र बनने में उसने आपको बल ही दिया। तो जी उसके लिए बिल्कुल। आप बेहद बधाई के पात्र हैं। अभी बहुत सी बातें हमारी अधूरी हैं, लेकिन लगभग 1.5 घंटा हो गया है। जैसा पता ही कि नहीं चला हम किस तरह से 1.5 घंटा निकल गया एक-एक है। गज़ल या कुछ भी एक-एक चीज़ आपसे सुन के आज के सत्र को यहाँ खत्म करेंगे। मैं फिर वही कहूँगी कि एक विराम देंगे, फिर मैं जी आपसे ज़रूर मिलूँगी। तो एक कुछ नई बातों के साथ। अभी आपकी मम्मी के बारे में हमने बात नहीं की, अभी भावना के बाल संग्रह के बारे में हमने बात नहीं की, आपकी पीएचडी के बारे में बात नहीं की, वो सारी बातें मेरे ज़हन में थी। तो हम उसे जी अगले सत्र के लिए रखते हैं और जरूर। फिलहाल आप हमें कुछ सुनाएँ, उसके साथ हम आज के लिए आपसे विदा लेंगे और फिर जी मिलेंगे किसी और दिन। आप हाँ पहले और मुझे सुनाइए। आशा है कि मेरे निमंत्रण पर आप आएँगे और दोबारा जब भी मैं आपको याद करूँगी। जी जी जरूर, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आकर, और वास्तव में समय का तो कुछ पता ही पता नहीं ही चला। नहीं चला अभी ऐसा तक फ्लो आप। चलता चला गया। क्षमा चाहेंगे, जी। कई बार जब बोलना शुरू होते हैं तो नहीं, कोई पता नहीं, बात नहीं। रुकना मैं मुश्किल हो इसीलिए जाता मैंने है शुरू हमारा। में ही आपको कह दिया था कि मेरा भी यही रहता है बातचीत का कि जब बोल रहे हैं सामने वाले, जब मैंने आपको सुनने के लिए हम लोग यहाँ हैं, तो आपको बोलने का पूरा समय मिलना क्या चाहिए। बात यही एक बातचीत का असली मकसद है। जी, आप जी। कुछ सुनाएँ। एक एक और जिस बहर में पहले गजल कही थी, उसी बहर में एक और गजल छोटी सी आपके सामने रखता हूँ। मैं बाहर से भले टूटा नहीं था, मैं बाहर से भले टूटा नहीं था, मेरे भीतर कोई जिंदा नहीं था, मेरे भीतर कोई जिंदा नहीं था, मेरी परछाई थी शीशा नहीं था, मेरी परछाई थी शीशा नहीं था, ये मेरी आंख का धोखा नहीं था, क्या ये बात। मेरी आंख का धोखा नहीं था, न उड़ पाया मैं शायद थक गया था, न उड़ पाया मैं शायद थक गया था, किसी ने जाल तो फेंका नहीं था, किसी ने जाल क्या तो बात। फेंका वाह, वाह, वाह! नहीं था, रखी थी पेट में जब आग मेरे, रखी थी पेट से में बात जब आग मेरे, तो मेरी जेब में पैसा नहीं था, क्या बात है। तो मेरी जेब में पैसा नहीं था, मैं क्या करता नदी के पास जाकर, मैं क्या करता नदी के पास जाकर, मैं भूखा था भी प्यासा नहीं था, अरे वाह! मैं भूखा था अभी बहुत सही। प्यासा नहीं था, मैं बाहर से भले टूटा नहीं था। क्या धन्यवाद। क्या बात! बहुत खूबसूरत। चलिए भावना जी, आपसे भी जी। सुनते हैं कुछ। जी, मैं कुछ शेर गज़ल के कहती हूँ और बस पढ़ती हूँ क्योंकि वक़्त बहुत ज़्यादा हो चला है, तो सुनाने में थोड़ा वक़्त कोई ज़्यादा लगेगा। तो सुनिएगा, मतलब कुछ ऐसे कि मैं सदा जो दे रही हूँ, मैं सदा जो दे रही हूँ, वो अवाम तक न पहुँचे, मुझे हार ना मैं तब तक
ये मुकाम तक न पहुँचे। मैं सदा जो दे रही हूँ वो अवाम तक न पहुँचे, और मुझे हार ना न तब तक ये मुकाम तक न पहुँचे। और कहती हूँ कि ये हवा जो चल रही है, ये हवा जो चल रही है, इसे रोकना ही होगा। ये हवा जो चल रही है, इसे रोकना ही होगा, कहीं ये भी नफरतों के अंजाम तक न पहुँचे। वाह। कि कहीं क्या बात। ये भी नफरतों के अंजाम तक न पहुँचे। तो ये भी नफरतों के अंजाम। जी। और देखिएगा कि ये शहर निगल रहा है, हर सांस घुट रही है। ये शहर निगल रहा है, हर सांस घुट रही है। ये घुटन धुआं कहीं जा मेरे गाम तक न पहुँचे। ये पहुंचे। घुटन वाह। धुआं कहीं जा मेरे गाम तक न पहुँचे। और कहती हूँ कि निकली सुबह मैं घर से करके कई बहाने, निकली सुबह मैं घर से करके कई बहाने। जी, ये तो उनकी बेरुखी थी, ये तो उनकी बेरुखी थी कि वो शाम तक न पहुँचे। ये क्या तो बात। उनकी बेरुखी थी कि वो शाम तक न पहुँचे। जी शुक्रिया। और कहती हूँ कि बैठा है बंद करके, बैठा है बंद करके वो द्वार दिल के ऐसे, कि बैठा है बंद करके वो द्वार दिल के ऐसे, कि मैं मर भी जाऊं उसको, कि मैं मर भी जाऊं उसको, ये पयाम तक न पहुँचे। कि क्या मैं बात मर भी जाऊं उसको, ये पयाम तक न पहुँचे। और मक्ते का शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा। कि मैं सफर पे चल पड़ी थी जब भावना अकेली, मैं सफर पे चल पड़ी थी जब भावना अकेली, कि फिर साजिशें हुई कि ये कयाम तक न पहुँचे, कि फिर क्या साजिशें हुई कि ये कयाम तक न पहुँचे। मैं सदा जो दे रही हूँ वो अवाम तक न पहुँचे, मुझे हार वाह। न तब तक ये मुकाम तक न पहुँचे। ये मुकाम तक बहुत न बहुत खूबसूरत और वाजिब चिंता और बड़ी खूबसूरत गजल आपकी, और वैसा ही पढ़ने का अंदाज। आप दोनों से बातचीत करके वाकई ही मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमें भी फिर से हमारा भी मिलेंगे सौभाग्य आपसे मिलकर। जी, जी। बहुत धन्यवाद, किसी बहुत और भी, आभार। किसी और मन से या इसी मन से। और बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकामिनी का, बहुत बहुत शुक्रिया मंजुला श्रीवास्तव जी का, और आपकी पूरी टीम का जो बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज रहकर काम करती है। ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आप सभी के लिए। और आपके लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ कि सवालों के मुसलसल कारवां हैं, सवालों के मुसलसल कारवां हैं, जवाबों के मगर कुछ ही निशा है। और तुम्हें मालूम है मेरे हरीफों, मेरे ख्वाबों के कितने आसमां हैं। तुम्हें मालूम है मेरे ख्वाबों के कितने आसमां हैं। और आपके ख्वाबों के आसमान यूं ही सजते रहें, और आप निरंतर उन पर काम करते रहें। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत फिर बहुत मिलेंगे। धन्यवाद आमंत्रण के लिए, जी, बहुत बहुत अच्छा आभार, लगा। बहुत धन्यवाद। आभार सभी का। नमस्कार। नमस्कार।